मतलब एक बैलेंस तरीके से न्यस्तम, न्यास बना लेना। न्यास का मतलब क्या? आप ओनर नहीं हो। न्यास जो होता है, ट्रस्ट होता है, उसमें आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी ओनर नहीं होता है, वहां सेवा के लिए जुड़ा है। कुछ लोग हो सकता है नाम हो जाए थोड़ा, उसके लिए जोड़ते हैं, लेकिन मेन है सेवा के लिए। सम्यक रूपेण न्यस्तम इति संन्यस्तम। जब आप अपने शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के ट्रस्टी बन जाते हो। अभी तो हम लोग अपने ओनर बने बैठे हैं ना, और कंट्रोल तो है नहीं मन के ऊपर, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। मिथ्या तो है। तो संन्यास का मतलब होता है कि मैं ट्रस्टी हूं, जीवन में सब भोग करूंगा, लेकिन मेरा कोई ओनरशिप नहीं है। यही फर्क होता है योग में रहते हुए भोग करना और भोग में रहते हुए भोग करके फंस के रोगी बन जाना। जीवन में 3 अवस्थाएं होती है रोग की, एकदम लो लेवल, लाइफ फोर्स ही नहीं है, प्राण ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, शरीर बीमार है, मन बीमार है, वो है रोग की स्थिति। बीच में भोग, संसार मतलब भोग। भोग के लिए तो आया ना, हमेशा मन वो भोग में तो लगा रहता ना, सपने में भी तो भोग के लिए वो लालित रहता ना, भोग। ऊपर की अवस्था है जो श्रेष्ठ अनुभव कराता है, वो है योग। योग में रहते हुए भोग करेंगे तो योगी टाइप के रहेंगे। आजकल देखिए जो योगी लोग के पास बड़े बड़े आश्रम है, अगर देखें तो सबसे बड़ा भोग तो उनके पास है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, इतने लोग सेवा करने आते, इतना बड़ा आश्रम है, हजारों रूम है, इतना बड़ा बड़ा किचन है, तो भोग कहीं खाया लेवल है, लेकिन वहाँ पे आसक्ति नहीं है, सेवा के लिए। लेकिन जहाँ भोग में फंस जाते तो वहाँ नीचे गिरते हैं रोग में ही। इसलिए अर्थ और काम में फंस रहेंगे तो वो भोग हमको रोग की ओर ले जाता है। तो बड़े बड़े आश्रम जो है वो परिग्रह में तो आते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आश्रम, हाँ, कितना परिग्रह बढ़ा दिया। उसका मैं आंसर देता हूँ। ये प्रश्न हमारे गुरुजी से भी किसी ने कहा था, किया था। नहीं, उन्होंने कहा सन्यासी स्वयं के लिए अपरिग्रही और सेवा के लिए परिग्रही होना चाहिए। आपको सेवा करनी है तो आपको उतना फैसिलिटी तो डेवलप करना पड़ेगा ना, तो वो परिग्रह है। लेकिन सन्यासी खुद के लिए अपरिग्रह, उसमें से कुछ नहीं रखता। बड़ा बड़ा आश्रम है, लेकिन वो सन्यासी लोग को देखे केवल 2 ही धोती कुर्ता में ही, उनको कोई आसक्ति नहीं है। और यही परिभाषा है योग की। अगर मैं आपसे पूछूं योग की परिभाषा क्या है, क्योंकि अब इसमें योग भी जोड़ेंगे। हम लोग ने 4 आश्रम व्यवस्था देखी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। उसके कारण हमने देखे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ठीक है। ये कोरिलेट हो गया। इसमें आपका एक वो आंसर घूम फिर कर फिर आता हूं। अर्थ और काम के चक्कर में कभी कभी हम लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते, तो वानप्रस्थ में जब आते हैं तब आपको उस धर्म को फिर से सोच समझ करके वो एनर्जी जो आपके मन में कहीं पे अटकी हुई, चाहे गिल्ट के रूप में, अनफुलफिल्ड डिजायर के रूप में, अब उस एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है मन में था कि किसी को सॉरी बोलना है, लेकिन वो तो मर गया, आप किसको सॉरी बोले। किसी के साथ रिलेशन थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति तो अब वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं, मिलना भी नहीं चाहते, क्या करना। वो एनर्जी हमारे पास है, उसके पास नहीं, हमारे पास है। तो वानप्रस्थ में उसका जो पर्पस रहता है वो धर्म को फिर से समझना, उस एनर्जी को फॉलो करना, और उस एनर्जी को अब कैसे हम लोग रिलीज करें कोई अच्छे पॉजिटिव सेवा के रूप में। इसलिए वानप्रस्थ में एक पर्पस होता है सेवा। जो प्राचीन काल में आश्रम चलते थे ना, ऐसे नहीं कि एक गुरु थे, ऋषि मुनि थे, उनके पास शिष्य थे, लेकिन आश्रम कैसे चलता है, जो वानप्रस्थ में आकर के सेवा करते थे। अभी भी बहुत आश्रम ऐसे ना जहाँ पे जो लोग अपने गृहस्थ लाभ से निकल करके सेवा के मार्ग में है, सेवा भी करते हैं, साधना भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। हाँ, तीनों करते हैं। कि अपनी गति का माफी मांग लेना, अपने मन से विजुअलाइजेशन से उनके एनर्जी बॉडी को ला के वो भी मन शांत हो जाए कि हमने पाश्चात्य कर लिए, ओपन अप का प्रोसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड तो उस व्यक्ति को, वाइब्रेशन को, उस व्यक्ति के एनर्जी को सामने लाना, जैसे ऐसे सामने लाना है जैसे वो स्वयं सामने खड़ा, उससे माफी मांगे ताकि अपनी मन की शुद्धि हो जाए।
हाँ, ये पाश्चात्य आत्मिकता है। तो वो इसमें भी- दो चीज़ है, एक है माफ़ी मांग लेना प्रायश्चित के रूप में, और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का हिंदी क्या होगा? ईगो नहीं मतलब आभार व्यक्त आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करना, हम आभारी हैं। हम लोग भगवान के पास जाते हैं मंदिर में तो कुछ इच्छा लेके जाते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, बच्चे की शादी अच्छे घर में करा देना, बच्चे को पास करा देना। कभी थैंक यू बोलने जाते बहुत कम, जाएंगे तो थोड़ा प्रसाद मिलेगा, खाना मिल जाएगा, मन में अलग अलग टाइप के विचार लेकर के लोग जाते हैं। लेकिन आप मंदिर जाएंगे तो थैंक यू की भावना से जाइए, आभार के। भगवान आपका आभार, आपने मेरे को जीवन में अभी तक बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दिए। तो स्वामी जी, भगवान ने तो सारा चीज छोड़ दिया, राग द्वेष मोह आया, हम उससे मांगने क्या जाए? उनके पास है क्या जो नहीं? जब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम निर्वाण प्राप्त किए, बुद्ध हो गए और वो चलना शुरू किए, उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में, बहुत गया गया के पास बौद्ध गया, एक पेड़ के नीचे। जब निर्वाण प्राप्त हो गया, अनुभव हो गया, उसके बाद वो चले और पहुंचे सारनाथ। तब तक मौन में थे, लोग उनको पीछे फॉलो कर रहे थे कि ये व्यक्ति में कोई तेज है, प्रकाश है, शांति है, कौन है ये, कौन है? नाम नहीं जानते थे लोग, उसको बुद्ध बोलते हैं, ये व्यक्ति बुद्ध हो गया। सारनाथ है, वहाँ बैठे, और वहाँ पे पहली बार जब लोग उनसे प्रश्न पूछते थे तब भी मौन रहते, लेकिन पहली बार उन्होंने कुछ बोला, 4 शब्द उन्होंने बोले, और वही उसकी मेन फिलॉसफी बन गई। ठीक है, पहला प्रश्न था कि आपने क्या अनुभव किया, क्या सत्य अनुभव किया जो आपके चेहरे पे तेज है, प्रकाश है? तो बुद्ध बोले दुखम। तो कम तो लोग थोड़े शॉक हो गए कि इनके जीवन में तो दिख नहीं रहा है दुख, ये तो एकदम शांत और तेज प्रभाव वाले हैं। तो बोले क्या दुख, क्या? तो बोले जीवन में, संसार में दुख है, मना नहीं कि नहीं है, है। मतलब वो कोई कल्पना नहीं है, माया नहीं है, दुख है। अगर माया भी है तो माया में हम फंसे तो दुख तो है ना। है। तो दूसरा पूछे, अच्छा ठीक है, आप बोल रहे दुख है, तब हमको क्या करना है इस दुख से? तो बोले कारणम, उसके कारण को ढूंढो, और कारण बाहर नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। अंदर। अब हम लोग जिस उम्र में हैं, अगर हम लोग को काम से निकलना, अचानक तेज बारिश हो जाए तो मन में वो होगा ना, अरे कहाँ बारिश हो गई, मेरे को तो जाना था, मीटिंग था, इतना अच्छा ड्रेस पहन के जाना, मन में नेगेटिव थॉट। और आप ही का बच्चा जा करके खेल रहा है, लौट रहा है, पानी में कूद रहा है, वो आनंद में है। मतलब बारिश प्रॉब्लम नहीं है, आपके मन की स्थिति प्रॉब्लम है। हमें स्थिति है। आपकी जो स्ट्रेस है वो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसके कारण नहीं, आप उसको कैसे प्रोसेस किए उससे है। जीवन यात्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका अनुभव, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये बात मैंने शुरू में कही, रमन महर्षि बोले कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड इटसेल्फ इज वर्ल्ड। आपके मन में कोई कंसेप्ट आ गया, वो आपकी दुनिया बन गई। मतलब बाहर प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कैसे प्रोसेस करते हो प्रॉब्लम है। अब बारिश हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, बच्चे के लिए आनंद की वो स्थिति हो गई। तो बोले कि दुख अपने अंदर कहीं पे है, उसका कारण अपने अंदर है। दुख संसार में है, कारण हमारे अंदर है। अंदर। तो फिर तीसरा प्रश्न, तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपने दुख है वो अनुभव कर लिया, आपने अपने अंदर कारण अनुभव कर लिया, तो आप अभी क्या अनुभव कर रहे हैं? तो बोले निर्वाणम, मैं निर्वाण का अनुभव कर रहा हूं। मतलब मैंने उस कारण को हटा दिया, तो अब निर्वाण की स्थिति में हूं मैं। कारण मेरे अंदर था, उस कारण को मैंने हटा दिया, तब मेरे को वो बाहर का दुख डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। दुख है लेकिन मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। पहले वो मनी ऑर्डर आता था, आप साइन करते थे तभी तो तब पैसा देता था ना। हम लोग बहुत चीज में साइन करते जाते हैं दुनिया में, अब वो तो लेना ही पड़ेगा। आप हाथ में नहीं लेंगे तो पोस्टमैन वहां रख के चला जाएगा। हाँ, मिलेगा तो सही। बहुत चीज में साइन कर लेते हैं ना हम लोग, तो वो सब दुख हम इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अगर साइन नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। तो बुद्ध बोलते हैं मैं निर्वाण की अवस्था में हूं। निर्वाण मतलब नो वाइब्रेशन,
ना अंदर वाइब्रेशन हो रहा है ना बाहर हो रहा है, मैं एक बैलेंस की स्थिति में हूँ। निर्विकल्प। नहीं, निर्वाण मतलब नो वाइब्रेशन। नो है। हाँ, निर्विकल्प भी वही है। कल्प जो है वो कल्पना, थॉट। वाइब्रेशन नहीं है तो थॉट का मूवमेंट ही नहीं है, माइंड का मूवमेंट नहीं है, वो निर्वाण हो जाए। तब चौथा प्रश्न कि आप वहां पहुंचे कैसे उस निर्वाण स्थिति में, तो बोले मार्गम। ये 4 पॉइंट ही बेसिक फिलॉसफी है बुद्धिज्म की। पहला है दुखम, कारणम, निर्वाणम और मार्गम। अब यहां तक तो जो पॉइंट था, अब बुद्ध ने ये सब अनुभव कर लिया, सत्संग भी देना शुरू किया, लेकिन मन में उनके था एक बार मैं अपने वाइफ और बच्चे को देख के आऊं। और ये स्टोरी आप कहीं मौका मिलेगा तो पढ़िएगा, हो सकता है सीरियल भी बना हो। जो अपनी वाइफ के पास जाते हैं, वाइफ पूछती क्या मिला तुमको, वाइफ ने पूछा, तब बुद्ध बोलते मिला कुछ नहीं, लेकिन जो मेरा नहीं था वो सब चले गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट, जो मेरा नहीं था वो सब चले गया, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद बोले कि अपने बेटे को आप क्या दोगे करके। उनके हाथ में जो कटोरा था भीख का, भिक्षा मांगते थे ना, वही पकड़ा दिया राहुल को, उनके बेटे को। ये थोड़ा इमोशनल पॉइंट है, आप उसको थोड़ा पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वहां आकर के बुद्ध ने एक प्रकार से प्रायश्चित कर लिया, आभार भी व्यक्त कर लिया कि मैं इतना अपनी साधना में, आप लोग ने मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो खोज करके पकड़ के फिर ले जाते। उसके फादर तो यही प्रयास कर रहे थे ना कि ये कोई ऐसा चीज नहीं देख ले जिससे उसका मन भटक जाए। बचपन में उसका वो कुंडली देख करके ज्योतिष बोल दिया था कि ये तो योगी बनेगा। अब बाप बोलता है कि मैं तो राजा हूँ, वो तो राजा बनना चाहिए, भोग में रहना चाहिए, कहाँ योग में चला जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो वापस आते श्रेयस और प्रेयस, 4 इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। अर्थ काम, उधर धर्म मोक्ष। धर्म मोक्ष हायर लेवल, अर्थ काम हमारा भौतिक लेवल। जीवन यात्रा क्या है, अगर इसी में फंसे रहे तो ये भंवर में, लाइफ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु चक्कर में फंसा देता है। ऊपर वाले उसमें गए श्रेयस वाले में, धर्म और मोक्ष में। मोक्ष क्या है, मोक्ष का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है, जहाँ से हमें फिर वापस जन्म नहीं लेना है और आशाएं का खत्म हो जाएगा, मन में आशाएं खत्म हुआ, मोक्ष। ईश्वर में समा जाए, फिर से जन्म ना ले, बस फिर से जन्म मरण से मुक्ति हो। चलिए, ये हम लोग का एक कंसेप्ट है, फिर से जन्म नहीं लेना। बहुत से ऐसे योगी लोग हैं, उनको जीवन मुक्ति मिल गई लेकिन बोलते मैं फिर आऊंगा। तो वो अतिरिक्त इच्छा हो गई क्या? जो बुद्ध धर्म है उसमें माना जाता है बोधिसत्व की कहानी, वो फिर जन्म लेते हैं। वो अपने निर्वाण, महानिर्वाण को रोक के रखें कि जब तक सबको मैं अपनी महायान में, बड़े बोट में ले करके उस पार नहीं पहुंचा दूं, तीर्थ यात्रा नहीं करा दूं, मैं फिर जन्म लूंगा। तब ये एक बुद्ध आए थे सिद्धार्थ गौतम, उसके बाद आएंगे मैत्रेयी बुद्ध आएंगे, उसके बाद अमिताभ प्रकाश के रूप में आएंगे। मैत्रेयी बुद्धा जो भी आएंगे वो है एनर्जी हीलिंग वाले बुद्धा। आजकल हीलिंग का बहुत हुआ है ना, मतलब वो बौद्ध मतलब चेतना, वो जागृत है हीलिंग की। उसके बाद आएगा अमिताभ बुद्ध का अवतार, तो अवतार तो वो लोग भी मानते हैं। मोक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट परसेप्शन, देख लेना कि वो वास्तविक सत्ता क्या है, वो आत्मा क्या है। अभी हम लोग नहीं देख पा रहे ना। आत्मा मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाना। मोह माया उसका ऑपोजिट है। मोह मतलब चेतना का संकुचन, हम नहीं देख पा रहे, एक छोटे से एरिया में देख रहे, खिड़की से देख रहे हैं, सोच रहे दुनिया इतनी ही है जो खिड़की के बाहर दिख रहा है। लेकिन मोक्ष मतलब वो संपूर्ण जो सत्ता है उसको देख लेना अपने अनुभव में। ये आंखों से नहीं दिखता, वो केवल ज्ञान भी होगा। वो इस तीसरे नेत्र से दिखता है। उसको केवल ज्ञान बोले या उसको आत्म साक्षात्कार बोले, शिव चेतना बोले, ज्ञान हो जाता है केवल ब्रह्म चेतना, वो है अनुभव मोक्ष का। मोह मतलब चेतना का संकुचन और मोक्ष मतलब चेतना का पूर्ण विस्तार।
हमारी जो छोटी सी चेतना, हम लोग जो जीवात्मा कर रहे हैं, वो आत्मा, और आत्मा के थ्रू परमात्मा में अपने आप को अनुभव करना। इसमें जो शब्द है अक्ष, मोक्ष में अक्ष, आंखों से देखना, ये आंखों से नहीं लेकिन तीसरे नेत्र से, जो अंदर देख सके वैसा। तब तीर्थ यात्रा के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं। जीवन यात्रा को तीर्थ यात्रा बनाना है तो पहले तो थोड़ा समर्पण का भाव होना जरूरी है, क्योंकि उस हायर डायमेंशन से, उस प्रकाश की चेतना से अगर हमको अपने आप को जोड़ना है तो उससे गाइडेंस लेना पड़ेगा ना। स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे हम लोग सीखे? टीचर से के गाइडेंस से। तब तो जाकर के आज उस लेवल पे बात कर सकते हैं, हिंदी सीखे, अंग्रेजी सीखे, सब यूज करते हैं। तो गाइडेंस जरूरी है। अगर कोई गुरु मिल जाए या कोई ऐसा ग्रंथ मिल जाए तो उसके प्रति थोड़ा समर्पण का भाव। इसको वेदों में समर्पण कहा गया, इसको योग सूत्र में कहा गया ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। ईश्वर मतलब जो हायर कॉन्शियसनेस है उसके प्रति, ताकि वो हमको गाइड कर सके। हम अपने आप को ओपन कर रहे हैं कि आप आओ, हमको गाइड करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सजगता, अवेयरनेस, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। सजगता मतलब अपने लाइफ प्रोसेस को थोड़ा सा बीच बीच में, जैसे अकाउंट्स का ऑडिट होता है ना, साल के एंड में आप ITR भरते हो, कितना जमा कितना खर्चा, वैसे ही डेली बेसिस पे रात को सोने के पहले थोड़ा सा ऑडिट कीजिए कि आज मैंने अपनी एनर्जी को कितना पॉजिटिव क्रिएटिव यूज किया और कितना मैंने वेस्ट कर दिया। व्हाट्सएप लेके बैठे हैं और वो रील देख रहे हैं, कितना वेस्ट किया मैंने। रात को भी नींद नहीं आ रही, नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसमें फंसे हुए। जितना आप मोबाइल को पास रखेंगे उतना आपका एनर्जी वो डिसिपेट कर देता है, आपके आज्ञा चक्र को टोटल डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए एनर्जी ऑडिट रात को सोने के पहले करना चाहिए, और फिर संकल्प करना चाहिए कल थोड़ा सा पॉजिटिव करूंगा। एकदम से पॉजिटिव कर लूंगा कभी नहीं सोचना। मन जंगली घोड़ा होता है, उसके ऊपर अचानक सवारी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा। आपकी जो भी आदत बनी है सवेरे चाय पीने की, अचानक तो एक दिन में तो नहीं बनी, धीरे धीरे बनी ना। अब आदत ऐसी बन गई कि सवेरे चाय नहीं पिए तो प्रेशर नहीं आ रहा है, क्लीन नहीं हो रहा है। वाइफ ने चाय नहीं बनाई तो महाभारत शुरू हो गया, तुमने चाय नहीं बनाई इसलिए मेरे को आज प्रॉब्लम है। ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे को पेट में ऐसा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। छोटी सी बात शुरू कहाँ से हुई? आपने आदत बनाई, गुलाम बन गए, गुलाम बन गए। करेक्ट। तो आदत उस फील्ड में भी बनानी चाहिए कि डेली 24 घंटे में 1 घंटा आपका अपने स्वयं के प्रति सजगता के साथ, सजगता के साथ उस श्रेयस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा योग कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, और थोड़ा सा तीसरा पॉइंट, पहला हो गया समर्पण, दूसरा हो गया सजगता, तीसरा पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब ग्रंथों में जाकर के थोड़ा सा देखिए कि क्या लिखा है। किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया, मान लिया, ऐसे नहीं। गीता में लिखा है, आप जाकर के देखिए। गीता में एक छोटी सी गीता रखिए, संस्कृत टू हिंदी या संस्कृत टू इंग्लिश, जो आपको अच्छी लगे। डेली आप अपने घर से बाहर निकले उसके पहले केवल एक श्लोक पढ़िए, उसका मीनिंग पढ़िए, फिर उसको रख करके 5 मिनट केवल उसके ऊपर चिंतन कीजिए। स्वाध्याय जरूरी है। एक पुरानी कहावत है, नदी को, राजा को और ग्रंथ को समय समय पर टटोलते रहिए, चेक करते रहिए। कब नदी में उफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, चेक करते रहिए। राजा कब तक अच्छा है, कब आपका बुरा कर देगा, चेक करते रहिए। ग्रंथ में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, अपने से खुद से चेक कीजिए। जैसे स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के यात्रा जीवन यात्रा रहती है। ये तो स्वाभाविक मन का जो फ्लो है वो क्या चीज में पड़ा रहता है, ये मूवी देखनी, वो मूवी देखनी, ये हीरो आ रहा है, वो आ रहा है मोबाइल में, और वो सेंसुअल मन का काम है। सेंसुअल इंफॉर्मेशन
उसको उसमें जो टेम्पररी बेस्ट है ना, सुख मिलता है व्यर्थ है। उसमें फंसते जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप को जज कीजिए, आप केवल ऑडिट कीजिए ऑडिटर के रूप में। और ऑडिटर का काम रहता है आपको पूछेगा भाई इसका रसीद नहीं आया, इसका आपने खर्चा किए तो गलत इसमें दिखा रहे हैं। धीरे धीरे सजगता वो डेवलप होते जाएगी। आपका स्वाध्याय आपका ग्रंथों के साथ जो जुड़ा होगा आपको धीरे धीरे गाइड करते रहेगा। ये सब है हायर गाइडेंस। समर्पण तभी खुलता है जब आप उसके लिए प्रयास भी करें। ये तो हमारा मन क्या करता मालूम, भगवान सब आपकी इच्छा से हो रहा है, मुंह से बोल दिए हैं, हर चीजें भगवान के ऊपर डाल दी। हाँ। और जहां कुछ गड़बड़ हुआ भगवान मेरे साथ क्यों? जब तक अच्छा हो रहा था आपकी इच्छा से हो रहा था नहीं बोलते हैं। अपना पुरुषार्थ अच्छा हो रहा था तो मैंने किया, मैंने मेहनत की, मैंने प्रयास किया। और जहां गलत हुआ भगवान मेरे साथ क्यों? तो मतलब ये समर्पण का भाव नहीं है, ये तो कंडीशनल है कि भगवान आप मेरा अच्छा कर रहे तो आप अच्छे हो, आप मेरा अच्छा नहीं कर रहे तो मैं आपको ब्लेम करूंगा। इसलिए समर्पण का भाव टोटल। घूस भी खिलाते हैं भगवान को 100 रुपए का एक समर्पण का दो तरीका होता है, भक्ति में आता है। एक होता है उसको बोलते हैं बंदर के जैसा समर्पण, दूसरा होता है बिल्ली के बच्चे के जैसा समर्पण। बंदर का बच्चा हमेशा माँ को चिपका रहता है ना, उत्तर है। और बिल्ली का बच्चा सरेंडर कर देगा, माँ उसको पकड़ के गर्दन से पकड़ के जहाँ उठा के ले जाए रख दे। माँ का तो काम है बच्चे को सेफ रखना, लेकिन बच्चे का भी अलग अलग अप्रोच है इसमें। तो बोलते हैं कि आप अपनी अवस्था देखो कि आपको बंदर का बच्चा अभी बनना है और भगवान से चिपके रहना है, या आपने सरेंडर कर दिया तो बिल्ली के बच्चे जैसा कि भगवान आपको जहाँ है सही जगह ले जाएगा। दोनों में कौन सी स्थिति सही है? वो मैंने पहले बोल दिया, आप अपनी अवस्था देख करके डिसाइड करो। यही है सजगता। सजगता जरूरी है। 3 पॉइंट हो गए। समर्पण से पहला समर्पण, सजगता, स्वाध्याय। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? योग में देखें तो बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, यम है, नियम है, 5 यम है, 5 नियम है। चौथा आप अपने से बताइए और एक क्या पॉइंट हो सकता है? कुछ भी आप अपने से सोचिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे बढ़िया बात है अपने भारतीय ग्रंथ जो है ना वो ओरल ट्रेडिशन में था, वेस्टर्न तरीके में नहीं था। जो आज 3 धर्म आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जो जुडाइज्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। सोच तो एक है ना, अब्राहम से फिर वहां से वो 3 कजिन, आपस में 3 कजिन है तो लड़ते रहेंगे। महाभारत हमने देखा ही है, कजिन लोग की लड़ाई। ये लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे। और इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने, ये धर्म उत्पन्न हो उसके पहले ही भविष्य पुराण में, जब क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले ही भविष्य पुराण में उन्होंने कह दिया कि ऐसे धर्म बनेंगे, एक बाप से ऐसे 3 धर्म बनेंगे और ये लोग आपस में लड़ते 2-2.5 हजार साल तक लड़ते रहेंगे, फिर तीनों खत्म हो जाएंगे। तीनों खत्म हो जाएंगे। ये तीनों एक दूसरे को खत्म कर, एक तीसरे को खत्म करने में ही लगे हुए है ना। देखिए तीसरा 3 पॉइंट तक तो हो गए, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? जो है तीनों चीज को एग्जीक्यूट जीवन में कैसे उतारते हैं? बिल्कुल, एग्जीक्यूशन। समर्पण भी थोड़ा भाव डेवलप किए, स्वाध्याय भी किए, सजगता भी लाए। अब उसको अपने जीवन में एक्सप्रेस कैसे करना, इसके लिए योग शब्द को पकड़ के रखिए। उसका वास्तविक मीनिंग, योग की परिभाषा अलग अलग है। आपको कौन सी परिभाषा अच्छी लगती? योग क्या है बच्चे लोग? योग क्या है? हम लोग योग को थोड़ा बच्चे लोग को बोलने दीजिए। बॉडी माइंड और सोल को इंटीग्रेट करना, बहुत बढ़िया। मेन पर्पस वही है। जितना भी योग हम लोग करते हैं उसमें बॉडी माइंड और सोल इसको इंटीग्रेट करना। और जब इंटीग्रेट होकर के तीनों डायमेंशन एक साथ काम करेंगे तो आप लाइफ में अच्छे से फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, बैकवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है। और क्लासिकल डेफिनेशन योग की? चित्त की स्थिरता। चित्त की स्थिरता।
पतंजलि योग सूत्र में है यस। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का जो वाइब्रेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसका निरोध। जब निरोध हो जाएगा, नो वाइब्रेशन, तब आप निर्वाण की स्थिति में आ जाएंगे। तो निर्वाण शब्द योग सूत्र में भी यूज हुआ है। दुख का अनुभव होता है टेम्पररी, उसमें हम लोग का मन उलझ जाता है और वो अल्टीमेटली जीवन मृत्यु के चक्कर में हमको फंसा के रखता है। दूसरा है श्रेयस का, धर्म और मोक्ष का मार्ग, जो हमको जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है उसके प्रति सजग करता है, हमको जीवन के श्रेष्ठ अनुभव की ओर ले जाता है, जिसमें हमको शांति और आनंद का अनुभव अंदर से होता है और वो हम रेडिएट करते हैं। बाहर जब शांति और सुख और ये खोज में लगते हैं तो हमेशा वो डेड एंड आ जाता है ना। तो मैंने पहले ही बताया, रिलेशन में सुख खोजते खोजते कहीं रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो कल तक जिसको आई लव यू बोल रहे थे, अब तुम जन्म में जाओ, अपना चेहरा नहीं देखा, वो हो जाता है। जिस पैसे के पीछे, जिस भोजन के पीछे हमको ये बहुत अच्छा है, मीठा है, टेस्टी है, खा लिए, अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब नहीं खा सकते, डायबिटीज हो गया है, ब्लड शुगर हाई हो गया है। वैसे भी स्वामी जी, एक रसगुल्ला अपन खाए तो बहुत आनंद आया, दूसरे तीसरे में कम आया, पांचवें के बाद खा ही नहीं पाते, तो आनंद तो अपने आप कम। पांचवें तक क्यों पहुंच गए? एक में ही आनंद आया तो नहीं, मगर वही मन के लालच है ना। चले जाता है बाद में। और फिर सुख वही नहीं है उसमें। वही तो सजगता की कमी है कि एक के बाद अब टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मन की इच्छा है इसलिए खा रहे हैं। करेक्ट। मन का स्वभाव है तृष्णा, मन को साधना है। हमेशा उसको कुछ टेस्ट करना है। और प्रत्याहार है मन को वापस लाना। प्रत्याहार एक बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है योग का। तो ये हो गया सजगता। स्वाध्याय, बीच बीच में योग ग्रंथों को आप किसी भी अवस्था में हो, गीता का एक सिंपल ट्रांसलेशन, कमेंट्री नहीं, सिंपल ट्रांसलेशन गीता प्रेस से 10 रुपये में 11 रुपये में आती है, संस्कृत टू हिंदी, वो अपने पास रखिए। डेली एक श्लोक केवल पढ़ना है, उसका मीनिंग पढ़ना है और उसके ऊपर चिंतन करना है। बुक को बंद कर दीजिए, 5 मिनट चिंतन कीजिए कि मैंने जो पढ़ा वो क्या बोल रहे हैं भगवान। कभी आपको मिलेगा कर्म के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, कभी मिलेगा भक्ति पे कुछ बोले, कभी अपना विराट स्वरूप दिखाए तो अपने स्वरूप में क्या दिखाए। भगवान किस स्वरूप में आएंगे हमको तो पता नहीं ना। एक कहानी आपको सुनाते हैं। अरे बहुत समय हो गया, एक कहानी सुना करके बंद करते हैं। अरे तुम लोग थोड़ा मेरे को टाइम का वो बता दिया करो भाई ड्यूटी पे। नहीं, वो तो सब ध्यान से सुन रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसके बाद एक दूसरा कार्यक्रम भी है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गुरु के पास 2 शिष्य रहे, गुरु से काफी कुछ सीखे। फिर गुरु ने कहा कि अब तुम लोग इस तीर्थ स्थान में इस पेड़ के नीचे साधना करो, और देवी मंत्र दे दिया, कालिका मंत्र। दोनों अपना बहुत खुश होकर के वहाँ जा कर के अपना स्थान बनाया और साधना करने लगे पेड़ के नीचे कि हमको तो काली देवी का, काली माँ का बढ़िया दर्शन होगा, भगवान का स्वरूप का दर्शन होगा, देवी का ऐसा कुछ दर्शन होगा। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक तेज वो बिजली चमक रही है, आंधी तूफान जैसा, और तेज इतनी हवा की वो शरीर को ही उड़ा दे, इतनी तेज हवा। तो एक साधक जो है वो डर करके उठ करके भाग गया। दूसरा साधक बैठा रहा ध्यान में, तो सब कुछ झेलता रहा। बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी तेज हो रही है, हवा भी चल रही है, पेड़ के पत्ते भी गिर रहे, टहनी भी गिरने का चांसेस है, पूरा पेड़ उसके ऊपर गिर सकता है, लेकिन वो अपने ध्यान में लगा रहा। फिर अचानक बाहर से आवाज आई और काली माँ का दर्शन हुआ। सब कुछ शांत हो गया, काली माँ का दर्शन हुआ। तो एकदम अहोभाव से कि माँ आपका दर्शन हो गया, मेरे को तो लगा भी पेट टूट जाएगा, ये हो जाए। तो माँ आपने एकदम चेहरे पे स्माइल रखी है कि इसको बोलने दे क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि मैं और मेरा जो गुरु भाई था, हम तो एक ही साथ साधना कर रहे थे, वो क्यों डर के भाग गया, उसको भी आपका दर्शन हो जाता। तो देवी माँ बोलती तुमको नहीं पता, तुम भी कितनी बार भागे हो। इसलिए जो हमारी साधना रहती है, जन्म जन्म की साधना, जा करके वो धीरे धीरे परिपक्व होती है, तब जा करके घड़ा पकता है, तब जा करके जो हम लोग बोलते हैं ना, यही शरीर मंदिर है, इसी के अंदर हमको परमात्मा का अनुभव होगा।
वो परमात्मा का अनुभव तभी होता है जब घड़ा ठीक से पका होता है और ईश्वर शक्ति अपने आप को रिवील करने के लिए, अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए तैयार रहती है कि हम तैयार हैं, हम उसको हैंडल कर पाएंगे। अर्जुन तो बड़ा खुशी खुशी बोल दिया ना कि आपका विराट स्वरूप मेरे को देखना है, लेकिन जब दिखा दिया तो कैसे कांपने लगा था, बोला मैं तो भयभीत हो रहा, आप वापस अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाइए। तो वैसे ही जब आप तीर्थ यात्रा में अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट अनुभव आएंगे। उसके लिए एक और लास्ट प्रिंसिपल वो है गुरु प्रिंसिपल। किसी को आप गुरु मानते हैं, किसी को अपने मार्गदर्शक के रूप में, गाइड के रूप में देखते हैं, उसके प्रति भी थोड़ी श्रद्धा रखते हुए, और अगर कोई लिविंग गुरु है तो उसकी जाकर के सेवा करनी चाहिए, तब जाकर के परिवर्तन होता है। आइए अनिल जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी, नमस्कार, वेलकम। चले, मैं खत्म कर ही रहा था। ओके। मक्खन तो अभी आया। तो तीर्थ यात्रा जो है, टॉपिक यही था कि जीवन को तीर्थ यात्रा में कैसे परिवर्तित करना। यात्रा में तो सभी है, आप कोई भी प्रोफेशन में, आप ट्रेन में बैठ जाएं, जाना तो मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, गंतव्य तो पता है दिल्ली जाना है, अब ट्रेन में 24 घंटा बैठना है, क्या करेंगे? कुछ तो करते रहेंगे, थोड़ा कहानी पढ़ेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बगल में जो बैठा उससे गप मारेंगे, कुछ अपना खाना लाए, कोई वो बाहर से जाल मूड़ी दे रहा है, कुछ ला रहा है, वो लिए टाइम पास कर रहे हैं, कभी खिड़की के बाहर देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग सब अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जर्नी में सब है, लेकिन वो जर्नी एक हैप्पी जर्नी कब बनेगी, एक तीर्थ यात्रा कब बनेगी? जब श्रेयस के मार्ग को भी हम लोग इंटीग्रेट करें, धर्म और मोक्ष का वास्तविक जो मीनिंग है उसको समझ करके उसको इंटीग्रेट करें। अर्थ और काम में ही नहीं फंस रहे, वो तो भंवर है, वो तो हमको फंसा के रखा ही है, लेकिन उससे निकल करके, क्योंकि जो नदी पार करना है, जो तीर्थ है, नदी पार करना तीर्थ, वो तभी पॉसिबल है जब हमको सामने का किनारा जो है धर्म और मोक्ष के द्वारा दिखाई दे। अपनी नाव को मजबूत करें, अपने घड़े को मजबूत करें, उसको अच्छे से पकाएं, तब जाकर के वो ईश्वरीय चेतना का अनुभव हमारे अंदर होता है। फिर उसके लिए किसी मंदिर में जाकर के खोजने की आवश्यकता नहीं है। और हम जिस परंपरा में आते हैं उसमें हमारे जो फाउंडर गुरु हैं वो है आदि शंकराचार्य जी। उन्होंने 4 मठ की स्थापना की, बहुत सारे मंदिर में मूर्ति की स्थापना की, लेकिन उनकी एक और छोटी सी वाणी जो है वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। वो जब 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिए थे, कहाँ चले गए पता नहीं, केदारनाथ गए और वहाँ से उनका कहाँ विलीन हो गए पता नहीं। तो उस समय उनके शिष्य उनके पास इकट्ठा हुए, बोलते मैं भगवान से एक चीज़ के लिए प्रायश्चित कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ कि भगवान मुझे थोड़ा माफ़ कर देना कि आप सर्वत्र हो, सर्व मतलब ओमनी प्रेजेंट हो, सब जगह हो, लेकिन मैं आपको मंदिर में ढूंढता रहा। आप सर्वव्यापक हो, लेकिन मैं आपको एक स्थान पे ढूंढता रहा। आप सर्वज्ञ हो, आपको सब चीज़ का ज्ञान है ना, ओमनीशियन बोलते हैं, ऑल नोइंग, गॉड इज ऑल नोइंग, लेकिन मैं आपको अपने दुख सुनाते रहा। आपको तो सब मालूम है, फिर भी मैं अपने दुख सुनाते रहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया। तो ओमनी प्रेजेंट हो गया, सब जगह हो, लेकिन मैं आपको मंदिर में ढूंढूं। ओमनीशियन कि मैं आपको अपने दुख सुनाते रहा। और वापस जाइए, डराते जाते, क्योंकि उनको शेरपा को भी काम कम होते जाता था ना। फिर मानस सरोवर से जब हम लोग कैलाश के बेस पे आए और परिक्रमा के लिए डिसाइड हुआ, तो डिसाइड हुआ कि केवल 18 लोग परिक्रमा में जाएंगे। इतना डरा करके वो लोग रखते थे, बाकी लोग यहीं पे रुको, बाकी लोग जिनको हिम्मत है परिक्रमा में जाओ। 18 लोग में हम लोग 9 लोग ही पूरी परिक्रमा कर पाए, बाकी तो पहले दिन करके वापस आ गए। तो वो जो अनुभव था, मेरे को लगा कि ये यात्रा ऐसे नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी यात्रा है, सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा है, वो अच्छे से होनी चाहिए। और टूर कंपनी का जिम्मेदारी कि वो यात्री लोग को सपोर्ट करे, गाइड करे, उनको डराए नहीं। खैर मेरी तो यात्रा हो गई, परिक्रमा भी जैसे तैसे हो गई, एल्टीट्यूड का असर भी मेरे ऊपर बहुत रहा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को योग में हो तो योग का कुछ अभ्यास ऐसा होना चाहिए जो एल्टीट्यूड में हेल्प कर सके। तो 2008 में मैं गया एवरेस्ट बेस कैंप करने, बिना किसी गाइड के, बिना किसी पोर्टर के, अपने ही कंधे पे 18-20 किलो का वजन लेकर के मैं, और उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया योग की क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं बिना योगा मैट के,
आप जैकेट भी पहने हो, जूता भी पहने हो, क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक स्पेशल योगा टेक्निक डेवलप की। 2008 में मेरे गुरु आश्रम में 12 साल भी पूरे हो गए थे, तो मैंने आश्रम छोड़ करके परिव्राजक आश्रम में आया, मतलब घुमक्कड़ सन्यासी। मेरा जन्म यहीं रायपुर का है। मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैंने कैलाश यात्रा कर ली है, उनको प्रसाद भी देने गया था मैं। तो मेरी माँ बोली कि मेरी कैलाश यात्रा करने की इच्छा, मेरे को करा देगा। मैंने कहा चलो ठीक है। 2008 में प्लान बना, लेकिन उस साल ओलंपिक्स था, इसलिए चाइना ने बॉर्डर बंद कर दिया बीजिंग ओलंपिक्स में। तो मैं उनको 4 धाम करा करके टेस्ट कर लिया कि हाँ मेरी मदर कर लेगी। 2009 में मैंने सोचा कि मेरा खुद का अनुभव अच्छा नहीं था, तो मैं थोड़ा प्लान करता हूँ। मैंने पूरा वो उनका आइटिनरी देखा, प्लान बनाया, कहाँ पे मेरे को रुकना है। रास्ते में गेस्ट हाउसेस थे, होटल नहीं थे, और मानसरोवर पे अपना टेंट लगाना पड़ता था। तो मैंने कहा चलो मेरे को क्या क्या तैयारी करनी है। मैंने पूरा प्लान बनाया, तैयारी की, और टूर ऑपरेटर को बोला कि मेरे को ये प्लान के हिसाब से आप अपना कॉस्ट दो, आपके इतने शेरपा मेरे को चाहिए, मेरे पास कम से कम 8-10 यात्री होंगे। तो उसने कॉस्ट निकाल के दे दिया। मेरे पास यात्री अचानक हो गए 30। जिसको पता चला बोले हम तो बहुत साल से यात्रा करने की सोच रहे, लेकिन पता नहीं कैसे होती है, कहाँ से होती है। इंडिया में अप्लाई किए तो रिजेक्ट हो गया, बोलते वो आपका परिवार आपके साथ 2 ही लोग जा सकेगा, इसका लॉटरी में नंबर नहीं आया। तो बोले हम नहीं गए। चलो मेरे साथ, ऐसे करके 30 लोग हो गए, और यात्रा बहुत अच्छी हुई। मौसम भी बहुत अच्छा मिला, और 30 लोग में 28 लोग पूरी परिक्रमा भी कर लिए। केवल मुंबई का एक कपल था, बोलते हैं हम यहीं आकर के अभिभूत हो गए हैं, ये दर्शन करके हम लोग यहीं से वापस जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बाकी जो 28 लोग, उसमें मेरी मदर ने भी परिक्रमा की। उनका पैर में थोड़ा हेयर पिन फ्रैक्चर था, वो भी उसके बावजूद उसने सब कर लिया। फिर हम लोग, उस समय हमको मानसरोवर पे 2 रात रुकना पड़ता था, रिटर्न में भी 1 रात रुकना पड़ता। तो हम लोग आए, और फिर मैं सबको लेके गया मानसरोवर में कि चलो अब डुबकी लगाते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं। कैलाश का बहुत अच्छा दर्शन हो रहा था। तो मैं हाथ में जल लेकर के ऑफर कर रहा था, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ, आभार के साथ, कि आपने मेरे को 2 बार बुलाया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लोग बोलते हैं 1 बार जाने से आपके सब पाप धुल जाते हैं, आपने तो मेरे को 2 बार बुला लिया, आपका धन्यवाद। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात मेरे को सुनाई दे रही, मेरी आपको सुने। मैं कैलाश की ओर देख रहा हूँ, मेरे को सुनाई दिया, बोल रहे हैं फिर आना। तो रिटर्न जर्नी में मैं सोचते रहा कि फिर आना क्यों, मेरी तो 2 बार यात्रा हुई, दोनों बार परिक्रमा भी मैंने पूरी कर ली। फिर रिटर्न में वो समझ में आया कि ये जो मैंने प्लान बनाया था उनकी कृपा से बना, उनकी कृपा से यात्रा बहुत अच्छी हुई, और उनकी कृपा से अब मैं, उनकी इच्छा है कि मैं दूसरों को हेल्प करूं। तो 2009 से ग्रुप लेकर के मैं गाइड कर रहा हूं। 20 लोगों को मैंने 20 ग्रुप को गाइड किया है। मेरी खुद की 14 बार यात्रा हो गई। अभी अगले सप्ताह ही जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक ही जा रहा हूँ। सितंबर में एक और यात्रा है, अभी उसमें 4-5 जगह बाकी है भारतीय लोग के। 50 का ग्रुप मैक्सिमम रहता है मेरा, तभी 40 के करीब बुकिंग आ गई। अगर सितंबर में किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे से बात करें, और अगले साल फिर होगी। 70 के ऊपर वाले को वीज़ा नहीं देता, तो अगर आप पासपोर्ट में आपका 70 क्रॉस हो गया तो वीज़ा नहीं मिलेगा। मैं अपने ग्रुप में 10 साल से लेकर के 70 साल के लोगों को ले जाता हूँ। 10 साल का अगर बच्चा जा रहा है तो उसके पेरेंट्स साथ में होना चाहिए, एटलीस्ट एक पेरेंट साथ में होना चाहिए। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन यात्रा को तीर्थ यात्रा बनाइए। साल में एक बार कोई तीर्थ में, कोई एक ज्योतिर्लिंग में, कोई शक्तिपीठ में जरूर जाइए। कुछ नहीं तो नवरात्र में किसी तीर्थ में, आसपास अपने डोंगरगढ़ भी है, इधर अपना रतनपुर भी है, कोई तीर्थ में जाइए। अपना वाइब्रेशन चेंज करते रहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। अंदर से अपने आप को धोइए। मन प्राण निर्मल होते रहने चाहिए, तब जाकर के श्रेयस का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ये तो धुंधला रहता है, और बाकी तो प्रेयस तो खींच ही लेता है ना हमको भंवर में, कि बेटा कल कर लेना, योग कल कर लेना, आज रील देख ले थोड़ा 10 मिनट और 10 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। सोशल मीडिया में हम लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आप रियलाइज करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रोज रात को सोने के पहले 5 मिनट बैठ करके दिन को उल्टा चलाइए अपने मेमोरी में, कि सोने के पहले मैंने क्या किया, कितना टाइम क्रिएटिव था, पॉजिटिव था, कितना वेस्ट था, उसके पहले क्या किया, उसके पहले क्या किया। ऐसे करके सवेरे आप उठे वहाँ तक पहुँच जाइए।
डेली ये हैबिट आप डेवलप कर लेंगे ना, केवल 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे आपका मन जो है चेंज होना शुरू होगा। इसलिए उसको आदत बनाना पड़ता है। जो आदत आपकी अभी बन गई है भोग वृत्ति में, वैसी आदत आपको बनानी होगी योग वृत्ति में, अध्यात्म में। चलिए, हरिओम हरिओम। 70 साल के डॉक्टर अनिल जी भी आ गए हैं। बाल उधर भी होता होगा, 4 साल आगे बढ़े। क्या? जैसे नेपाल तरफ से जाओ तो 70 साल चलेंगे, इंडिया की तरफ से जाओ दोनों तरफ वही है। रूल चाइना का है, नेपाल का नहीं है, चाइना का रूल है। और पैसा तो गया ही गया। तो हम सब जो अनुभव चाह रहे हैं ना, कि यात्रा मतलब कुछ देर के लिए जो रूटीन चल रहा था उसे ब्रेकअप करके कुछ एक ऐसे अनुभव पे चले जहां हमारा मन कुछ अलग अलग प्रकार की स्मृतियां लेकर आए, कुछ अलग अनुभव लेकर आए, उसी की तलाश में होती है। कुछ सुकून चाहिए होता है, कुछ ब्लिस चाहिए होता है, लेकिन उल्टा बॉडी में और माइंड में और उलझने पैदा हो रही है। तो स्वामी जी ने इतना अच्छा अनुभव जो करवाया, जिसके बारे में बात करने से ऐसा ब्लिसफुल कंडीशन आ रहा था, तो मैं तो ये सोच रहा था कि वहां जाने से कैसा ब्लिस अनुभव होगा। तो एक्चुअल यात्रा इस प्रकार की होनी चाहिए, जहां पर एक ग्रुप भी हो, जहां स्वामी जी कह रहे थे कि वहां स्पिरिचुअल कनेक्शंस बने, साथ ही साथ आपकी एनर्जी बढ़े और ऐसी मेमोरीज आपको डेवलप हो कि लाइफ लॉन्ग याद रहे, कि जब भी आप दोबारा घर आने के बाद भी आंखें बंद करके उसके बारे में सोचे तो एनर्जाइज हो जाए। तो ये जो अनुभव है, इसी प्रकार का अनुभव एक बाहरी यात्रा है, एक भीतर की यात्रा है। किसी भी यात्रा में जाने के लिए एक पाथवे होता है, जैसे स्वामी जी ने दिखाया ना, नेपाल के काठमांडू से लेकर फिर वहां से एक हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा है, एक बाय बस के द्वारा यात्रा है, फिर कुछ पैदल यात्रा है। तो सेम टू सेम जैसे बाहरी यात्रा करने के लिए एक पाथवे बना होता है, ऐसे ही हमारे अंदर भी अंदर की यात्रा के लिए भी एक पाथवे बना हुआ। ये कितना ब्यूटीफुल एक कोरिलेशन है दोनों के बीच में। हमारे वैदिक विज्ञान के अंदर ये बताया गया है कि 2 यात्राएं हैं, एक बाहर की यात्रा, एक भीतर की यात्रा। और भीतर की यात्रा के लिए भी वैसा ही पाथवे है जैसा बाहर की यात्रा। जैसा हम बाहर की तैयारी करते हैं यात्रा में जाने के लिए, ऐसे हमें भीतर की यात्रा में जाने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो आज का जो डिस्कशन है वो है सेल्फ डिस्कवरी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे भीतर की यात्रा के द्वारा। क्या है ये भीतर की यात्रा, इस पे हम थोड़ा चलेंगे स्वामी जी के साथ। और ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, हम बातें भी करेंगे, कुछ नॉलेज भी लेंगे, कुछ विजडम भी लेंगे, और लास्ट में मैं स्वामी जी से निवेदन भी करूंगा कि भीतर की यात्रा पे प्रैक्टिकली लेकर भी चलिएगा स्वामी जी, ताकि केवल हम बातें ही बातें ना करें, एक अनुभव भी करें। तो मैं बात कर रहा था पाथवे की। जैसे हमें यहां से दिल्ली जाना होता है तो एक बस रूट है, एक एयरवे है, एक रेलवे है, ऐसे ही हमारे अंदर भी एक पूरा नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। जैसे रास्ते होते हैं, रास्ते में चौराहे आते हैं, जंक्शन आते हैं, वहां से ट्रैफिक कंट्रोल होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं आप। तो भीतर की यात्रा के लिए भी हमारे पास नाड़ियां बिछी हुई हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो 3 नाड़ियां हैं वो मेजर रास्ते हैं, हाईवे हैं, और उन हाईवे से 36 दूसरे मेजर हाईवे और निकले हुए हैं। फिर वहां 36 से 72 और 72 से 72,000 छोटे छोटे रास्ते हैं। और ये रास्ते किसके साथ जोड़ते हैं? ये हमारे बॉडी के साथ हमको जोड़ते हैं, ऑर्गन्स के साथ। कोई लीवर से जुड़ा है, कोई हार्ट से जुड़ा हुआ है, कोई आईज से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये रास्ते हमारे मन के इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ईगो से जुड़ा है, कोई प्यार से जुड़ा है, कोई प्योरिटी से जुड़ा है, कोई कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। तो एक तरफ ये जो नाड़ियां हैं शरीर के ऑर्गन के साथ, वहां तक जाने का रास्ता है। दूसरी तरफ ये रास्ता हमारे मन के इमोशंस तक जाने का रास्ता है। और तीसरा एक और रूट निकलता है इन्हीं रास्तों से, वो है स्पिरिचुअलिटी का। भगवान तक पहुंचने का भी, या उस प्रकार के सोल और सुप्रीम पावर डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का भी यही रास्ता है। और इन रास्तों पे जंक्शंस बने हुए हैं, चौराहे बने हुए हैं, जहां से हम अपनी यात्रा को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं।
मान लीजिए आप चलने गए और आपको लगा कि भोपाल में जाने के बाद कोई दिल्ली नहीं जाना है, मुझे चेन्नई जाना है, तो भोपाल से आप ट्रैफिक बदल के, ट्रेन बदल के, फ्लाइट बदल के चेन्नई भी जा सकते हैं। सेम टू सेम ये जो चक्र है ये रेगुलेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, और यहां से हम अपनी यात्रा को बदल भी सकते हैं जिस डायरेक्शन में चाहें। और इसी रास्तों पर जब ट्रैफिक जाम लग जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे आप गए यहां से शिमला के लिए, लेकिन भोपाल के आसपास ही इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम मिल गया, फिर क्या होगा, मन परेशान, शरीर में थकावट और बहुत सारी बेचैनी पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार से जब अंदर की इन नाड़ियों के रास्तों में रुकावट आ जाती है तो हमें मन में परेशानियां आती हैं, शरीर में बीमारियां आती हैं, और तीसरा जो हम भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमें लगता है कि खालीपन आ गया, हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा नहीं है, और जीवन को हम एक बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं, और फिर तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। किस वजह से? केवल इन नाड़ियों में ट्रैफिक जाम हो गया। फिर स्वामी जी जैसे गुरु आते हैं, उस ट्रैफिक जाम को ट्रैफिक पुलिस की तरह खोलते हैं, और फिर आप फिर वापस अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। फिर आपको लगता है कि यस, तो कितना अच्छा था, छोटा सा जाम था, निकल गया। ऐसे तो होता है ना। और जब तक वो जाम नहीं खुलता तो हम बैठे बैठे वहीं पर हॉर्न बजाते रहते हैं, कोसते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस को, सरकार को, अपने आप को, और कभी कभी तो फिर हम हताश हो जाते हैं, गाड़ी छोड़ के ही भाग जाते हैं, छोड़ नहीं जाना यात्रा। तो सेम टू सेम ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जिन लोगों को स्वामी जी जैसे गुरु नहीं मिल पाते, ये रास्ता समझ नहीं आता, वो इस जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कई बार सुसाइड जैसे गलत कदम उठा लेते हैं, जीवन की यात्रा को समाप्त कर लेते हैं। जबकि ये भीतर की यात्रा अगर डेली बेसिस पे की जाए, डेली बेसिस पे जाम ही ना लगने दिया जाए, डेली बेसिस पर वहां की सफाई कर दी जाए, और जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में आप यात्रा को लेके जा सकते हैं। 7 चक्र दिए हैं, 7 चौराहे हैं, इन 7 चौराहों पे 7 रेगुलेटर लगे हुए हैं। कितना ब्यूटीफुल रोड मैप बनाया हुआ है कि किसी को भौतिक दुनिया में जीना है तो नीचे के 3 चक्रों में घूमते रहे, किसी को आध्यात्मिक दुनिया में चलना है ऊपर के 3 चक्रों में चल, किसी को 7 डायमेंशन एक्सप्लोर करनी है तो 7 चक्रों को एक साथ एक्सप्लोर करते रहे। लेकिन समस्या ये है कि हमें इस रास्तों के बारे में पता ही नहीं है, और हम पूरी जीवन की यात्रा कुछ रास्तों पर ही चल पाते हैं, और उन रास्तों में भी जाम लगे हुए होते हैं, इसीलिए वहां पर भी बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज के शिकार हो जाते हैं। और फिर लास्ट में जब ये जीवन यात्रा समाप्त होने वाली होती है, अगली यात्रा में जाने की तैयारी होती है, तब हमें एक अनुभूति होती है। कहा जाता है कि मृत्यु से कुछ देर पहले पूरी जीवन एकदम समझ में आना शुरू होता है, ये नाड़ियां अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं, ये चक्रों का एक आकृति दिखना शुरू हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि काश मैंने ये कर लिया। तो आज इस विषय पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि नाड़ी चक्र और भीतर की यात्रा ये कैसे होती है, क्या है ये रोड मैप, कैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस को बना सकते हैं, कैसे हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, कैसे हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी ठीक कर सकते हैं, और कैसे आध्यात्मिक जीवन को भी हम जी सकते हैं केवल एक ही रास्ते से। और अगर कोई चाहे कि मुझे 7 डायमेंशन जीवन की जी के जानी है, मेटेरियलिस्टिक भी, स्पिरिचुअल भी, मुझे भौतिक आयाम भी जीना है और आध्यात्मिक भी जीना है, तो क्या 7 डायमेंशन को भी एक ही जीवन में जिया जा सकता है? तो स्वामी जी थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश अगर आप डाल दें कि ये भीतर के रास्ते क्या हैं, ये नाड़ी चक्र क्या है, और कैसे 7 डायमेंशन को बैलेंस करके हम 7 अनुभव एक साथ भी ले सकते हैं क्या? देखिए, हम लोगों का जो सत्संग था उसमें भी थोड़ा सा हिंट था, अब उसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में आपको समझाते हैं। योग में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हठ योग। हठ का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती करना नहीं,
संस्कृत में सब चीजों का कहीं मंत्रों से कनेक्शन होता है। ह और ठ ये दो मंत्र से बना हुआ है। ओरिजिनल संस्कृत में हम और क्षम, क्षम को बाद में ठम कर दिया गया है। ह ठ मतलब ये दो एनर्जी फोर्सेस को बैलेंस में लाना। हम कौन से नाड़ी से संबंधित है, दोनों एनर्जी फोर्स है। हम जो है हमारा सूर्य नाड़ी, आपकी दाई नासिका राइट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है, और ठम होता है या क्षम जो होता है वो होता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। चलिए एक प्रैक्टिकल बात है तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ा रिलैक्स होकर बैठिए। अपनी दाई नासिका को हल्का से बंद करके लेफ्ट से 2-3 बार गहरी सांस लीजिए। चलिए अब चेंज कर दीजिए। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से लीजिए। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एक नासिका थोड़ी ज्यादा फ्री चल रही है, एक हल्की सी ब्लॉक है। कितने लोग को लग रहा है कि राइट नॉस्ट्रिल, दाई नासिका ज्यादा फ्री है, ज्यादा एक्टिव है? ठीक है। लेफ्ट, किसी को लग रहा है कि अभी बैलेंस है दोनों के बीच में? 1 बैलेंस, 2 बैलेंस, 3 4 लोग बैलेंस। यही पूरा खेल है योग का, यही पूरा है हमारे जीवन के अनुभव का, और यही आधार बनता है आध्यात्म का। हठ योग बोलता है कि जो सूर्य नाड़ी है और चंद्र नाड़ी है, ये द्वैत में फंसा के रखता है मन को, पेंडुलम जैसा। हमारे जितने भी अनुभव या तो शरीर को लेकर के या मन में जो चल रहा है उसको लेकर के, आत्मा को लेकर के नहीं होता। कभी कभी थोड़ा मन में भाव होता है कि आत्मा क्या है, या ये मन से परे कुछ है। कभी कभी सवेरे ऐसी अवस्था रहती है निद्रा की कि आप जाग तो गए हैं लेकिन सो भी रहे हैं, बाहर की आवाज आपको सुनाई दे रही है, मन में अगर कोई सपना चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। वो अवस्था है योग निद्रा की, वो अवस्था है तुरिया अवस्था, जब शरीर और मन के परे एक ऐसी अवस्था में हमारी स्थिति रहती है जहां पे हम लोग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को एक साथ देख सकते हैं कि शरीर तो सोया हुआ है, मन जो है सपना भी देख रहा है, बाहर की आवाजों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये अवस्था होती है तुरिया अवस्था। चेतना के 4 आयाम होते हैं, 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला है जागृत। जागृत मतलब जो बाहर की ओर जा रहा है। चेतना मन के द्वारा इंद्रियों से बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया को देखता है, अनुभव लाता है, उसके ऊपर काम करता है, वो है जागृत अवस्था। आप अभी जागृत अवस्था में तो मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी अवस्था होती है स्वप्न। स्व, अपने अंदर। कभी कभी क्या होता है, आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, आपके मन में कोई विचार चल रहा है, उसके अंदर है, वो स्थिति हो जाती है स्वप्न अवस्था। मन में भी जो सपना देखते हैं रात को निद्रा में, या कभी बैठे और अचानक जो डे ड्रीमिंग बोलते हैं, वो है स्वप्न, अपने अंदर है। इंद्रियां बंद नहीं है, खुली है, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर रही है। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड आकर के बोला अरे कैसा है, आपने रजिस्टर ही नहीं किया, बोले अरे मैं तो देखा ही नहीं तुम आए थे करके, क्योंकि आप स्वप्न में अपने अंदर है। तीसरी अवस्था, इस स्वप्न में क्या होता है, इंद्रियां बाहर नहीं देख रही है, इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन अपने अंदर ही काम कर रहा है। तीसरी होती है सुषुप्ति। सु अच्छे से, शुप्ति सो रहा है, मन भी सो रहा है। जब मन सो जाता है तब ना तो दुनिया है, ना तो स्वप्न है, ना तो कोई अनुभव है, ना मैं आदमी हूं या औरत हूं या ये हूं वो हूं, कोई प्रोफेशन है, कुछ नहीं। गहरी निद्रा की अवस्था होती है सुषुप्ति। कभी कभी आती ना गहरी नींद, तब तो कहाँ सोए, कैसे सोए, टेढ़े मेढ़े सोए, कुछ पता नहीं चलता है। उठते हैं तब पता चलता है मैं तो सोया था, गिर गया था, तब भी नहीं पता। सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप, ये तीसरी अवस्था है। कभी कभी ये अवस्था भी होती है, आप बैठे हैं किताब पढ़ रहे हैं, अचानक 10 सेकंड तक एकदम ब्लैंक, ना आपको बुक दिखी, ना आपने क्या पढ़ा वो दिखाया, ना आपको गर्म लग रहा है ठंडा लग रहा है, एकदम ब्लैंक।
उस समय मन की अवस्था होती है सुषुप्ति की। ये 3 अवस्थाएं हैं जो एक्टिव रहती है। चौथी है तूर्य। तूर्य मतलब चौथी, सिंपल। चौथी अवस्था आधार है जिसके ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति काम कर सकते हैं। सपने में आपने देखा कि आप तितली बन गए, ठीक है, मान लो आपने देखा, कुछ और भी बने होंगे, मान लो तितली बने। जब उठ जाते हैं तब आपको अपना स्वयं का अनुभव कैसे हो जाता है कि अरे मैं तो ये हूं, ये मेरा नाम है, मैं तो तितली नहीं हूं। ये वापस कहाँ आते हैं? तूर्य अवस्था, ये फाउंडेशन है। ये तो सपने में तितली देखे और जागे तब भी तितली बने रहना चाहिए ना, चेंज हो जाता है। सपने में आपको टाइगर दौड़ाया, आप बाघ से बच करके भाग रहे, सपने में आप जो देख रहे हैं सब सही है, आप गिरे, चिल्ला रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, सब हो रहा है, हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई, पसीना भी आ रहा है, और अचानक टाइगर आपको आके पकड़ने जा रहा, तभी आप चिल्लाते हैं जोर से, जाग जाते हैं। अब जाग गए तो ना तो टाइगर रहा, ना तो वो जंगल रहा, ना तो आप गिरे, ना कुछ, अचानक आप पसीना हो गए हैं लेकिन आप वापस नॉर्मल हो गए। ये वापस कहाँ है? तुरीय अवस्था फाउंडेशन है। इसलिए जो पूरा प्रयास है योग का, अध्यात्म का, वो है इस फाउंडेशन को ढूंढना, इस तुरीय अवस्था को अनुभव करना। इसके लिए योग माध्यम बनता है, प्रोसेस देता है। ह और ठ को, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना, मतलब शरीर और मन को बैलेंस करना, तब जाकर के तीसरी नाड़ी जागृत होती, वो है सुषुम्ना। सूर्य और चंद्र के बीच में है, छुपी हुई नाड़ी है, आध्यात्मिक नाड़ी सुषुम्ना। सुषुम्ना में जब प्राण जागृत होता है, एंटर करता है, तब आपको साइकिक एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, आपके गुरु कौन है उसका दर्शन हो सकता है। आपको किसी ग्रंथ का कोई नॉलेज सार के रूप में, एसेंस के रूप में अचानक समझ में आ जाएगा, जो आपने नहीं पढ़ा, जिससे आप नहीं मिले, उससे आप उस आध्यात्मिक अवस्था में मिल सकते हैं, और वो आपकी जर्नी आगे गाइड करता है। वो हो गया इंटरनल तीर्थ यात्रा। ये जो सुषुम्ना में प्राण जागृत होता है, तब आप धीरे धीरे चक्र में प्राण एक्टिव होते हैं। चक्र में प्राण का मूवमेंट है लेकिन एक्टिव नहीं अच्छे से। नीचे के चक्र ज्यादा एक्टिव हैं, भोग में, वासना में फंसे हुए हैं। ऊपर के चक्र एक्टिव नहीं, लेकिन अब सब जगह एनर्जी मूवमेंट होना शुरू होता है, इंटीग्रेशन शुरू होता है चक्रों में। तब आप जो मटेरियल है और जो स्पिरिचुअल है उसके बीच में जो ब्रिज है, वो चक्रों के माध्यम से सुषुम्ना में बनाते हैं। जब सुषुम्ना जागृत होती है, तब आप उस तुरीय अवस्था के प्रति सजग बनते हैं, और उसी का अनुभव जो होता है उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव करना। तब इसमें आप देखिए बहुत चीज की तैयारी करनी है। चक्र नाड़ी कहाँ पे? सुषुम्ना में। सुषुम्ना कहाँ है पता नहीं, लेकिन कैसे अनुभव हो सकता है? जब ईड़ा पिंगला बैलेंस हो। तो आज स्वामी जी जैसे लोग हैं जो इसको साइंटिफिक वे में समझा रहे हैं, लेकिन जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि चक्र और नाड़ियां, ये तो अध्यात्म की बात है, रिलीजन की बात है, धर्म की बात है, इसका मुझे अभी कुछ काम नहीं करना है, 60-70 साल के होंगे तब इनको समझेंगे। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो रही है हमारे भारतवर्ष में। ये वो चीज है जो बच्चे को पैदा होते ही सिखाई जानी चाहिए कि आप एक कोश नहीं है, 5 कोश हैं। अगर ये बात बच्चे को समझ में आ जाए कि मेरा अस्तित्व कहां तक है, तो वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेगा। जबकि अभी वो क्या है, बॉडी और ब्रेन ही अपने आप को समझता है, ना तो वो मन को समझता है, ना बुद्धि को समझता है, ना चक्रों को समझता है, ना नाड़ियों को समझता है, ना ही आत्मा को समझता है। फिर हमें क्या लगता है कि बच्चे जो हैं बहुत छोटे हैं, इनको नहीं समझ में आएगा, ये सब तो जब ये 60-65 के होंगे तब समझ, अपने आप समझ जाएंगे। नहीं, ये लोग साइन थीटा कॉस थीटा समझ सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। चैट जीपीटी सबसे ज्यादा ये समझते हैं। आज आप देखिए छोटा बच्चा मोबाइल सबसे पहले सीख लेता है, फिर मम्मी पापा को वो सिखाता है, पेरेंटल लॉक कैसे लगाना है वो सिखाता है। मैं कहने का मतलब ये कह रहा हूं कि अगर बच्चों को ये ज्ञान दे दिया जाए तो ये हमसे ज्यादा डेवलप कर लेंगे इस विज्ञान को। और ये विज्ञान था कि जैसे हम आर्टरीज वेन को समझ रहे हैं, जैसे हम लीवर और आईज को समझ रहे हैं, जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि मेरा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है, मेरा HbA1c कितना है, सबको पता है ये चीजें कि सर मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है 700 के आसपास, क्या करूं?
कोई मुझे आके ये नहीं कहता सर मेरा आज्ञा चक्र कमजोर हो गया है, क्या करूं? ऐसी बातें जिस दिन सुनने को मिलेंगी ना, तो ये बच्चों को अगर ये बता दिया जाए तो बच्चे ट्राइग्लिसराइड की बात नहीं करेंगे, ये अपने रूट कॉज की बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड सिम्टम है और रूट कहां है? मणिपुर चक्र। समझ रहे हैं ना? स्ट्रेस सिम्टम है माइंड का और रूट कॉज कहां है? आज्ञा चक्र। तो एक तरफ हमने इन चीजों को साइंटिफिक वे में एक्सप्लोर किया, जैसे स्वामी जी ने कहा ना, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, यानी कि एक बॉडी से जुड़ी हुई है, एक माइंड से जुड़ी हुई है, और 50% टाइम बॉडी चलनी चाहिए, 50% टाइम दोनों में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब रिपोर्ट्स देखते हो आप वेदा पल्स की, तो क्या दिखाई देता है कि मन ज्यादा चल रहा है और बॉडी चल ही नहीं रही है। बॉडी इज बेनिफिटेड बाय मूवमेंट, माइंड इज बेनिफिटेड बाय स्टिलनेस। तो पहला एनालिसिस जो हमने पिछले 7 साल में देखा कि मैक्सिमम लोगों का मन चलायमान है और बॉडी स्थिर है। दूसरी चीज, जब तक ये बैलेंस नहीं होगी तब तक ऊर्जा कहां पर नहीं जाएगी? सुषुम्ना में। और सुषुम्ना किसने दी गई है? हमारे जीवन का तीसरा आयाम, सोल, जिसको हम समझते हैं सोल बोल के तो बात ही नहीं समझते कोई। इवन मेडिकल साइंस में कहीं पर सोल की बात नहीं होती। जो जीवन और मरण का विज्ञान है, जो बीमारियों को ठीक करने का विज्ञान है, स्वास्थ्य का विज्ञान है, उसमें हैरानी की बात यह है कि स्पिरिट के बारे में, सोल के बारे में कहीं सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन योग का विज्ञान कहता है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है, जैसे ही एनर्जी उसमें ट्रेवल करेगी, आपको एक नया चीज, एक नया आयाम उत्पन्न होगा, जिसे हम कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, और वहीं पे बैलेंस शुरू होगा। अब बहुत सारे लोग फिर उल्टा सीधा डर जाते हैं कि मेरी कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना में चली गई तो, क्योंकि वो यूट्यूब पे लिखा हुआ है उल्टा सीधा, है ना? तो उनको समझाओ तो फिर वो बोलते हैं कि सर ये सब फालतू की बातें हैं, फिर यहाँ कुंडली जागृत होगी तो मुश्किल हो जाएगा। सुषुम्ना आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके चलती है। इतना आसान नहीं है कुंडली जागरण करना कि अपने आप जागृत हो जाएगी। सुषुम्ना के अंदर में भी 2-3 नाड़ियां और हैं, वज्र नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। उसका अपना एक्सपीरियंस है कि ब्रह्म नाड़ी में जब जाएगा तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वो योग का वहां पर भी रास्ता है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जीने के लिए ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का अनुभव डेली बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। और जैसे स्वामी जी ने बताया कि ये जो प्राण एनर्जी है, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, प्राणायाम है, मतलब योग के अंदर एक एक चीज का टूल्स और टेक्नोलॉजी बनाया गया कि आप बॉडी को कैसे बैलेंस करो, माइंड को कैसे बैलेंस करो, ईड़ा को कैसे बैलेंस करो, सुषुम्ना के अंदर में कैसे प्राण एनर्जी लेके जाओ। लेकिन हम योग दिवस मनाकर या मेडिटेशन डे मनाकर पोस्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन हम योग के विज्ञान को डीपली नहीं समझना चाह रहे हैं। जैसे अगर चैट जीपीटी को हम बस चैट जीपीटी का डे मना दें कि 1 जनवरी को चैट जीपीटी डे रहेगा और चैट जीपीटी को यूज ना करें, इंटरनेट का डे बना दें और इंटरनेट को यूज ना करें, तो क्या हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा? चैट जीपीटी का डे नहीं मनाया जाता, क्या किया जाता है? डे टू डे लाइफ में हम उसे यूज कर रहे हैं ताकि अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके। सेम टू सेम मेरा आज का ये कहना है कि हमें इन साइंसेस को, ये साइंसेस अध्यात्म की साइंस नहीं है, ये खुद को समझने की साइंस है, सेल्फ डिस्कवरी कि मैं हूं क्या। जैसे हम लीवर, किडनी, स्प्लीन, आर्टरीज, वेन को समझ रहे हैं, ऐसे ही हमें ये अपने 5 कोश को समझना है, नाड़ियों को समझना है, चक्रों को समझना है, और समझने के बाद केवल समझना नहीं है, उनको अनुभव करने के लिए उनकी जो टूल्स और टेक्निक दी गई हैं उसे यूज करना है ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। तो पहला स्टेप पॉजिटिव हेल्थ में हम क्या कर रहे हैं कि आपको डायग्नोसिस बना के देते हैं मशीन्स की मदद से कि आपकी एनर्जी कहां पर ब्लॉक है, कितनी एनर्जी खुली हुई है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में से कौन सी खुली हुई है, कौन सी नाड़ियां बंद हैं, कौन सी अभी ओपन है। दूसरी तरफ आपकी बॉडी की एनर्जी पता चलती है, कौन से ऑर्गन की एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राणा जिसकी बात कर रहे हैं, वो कितनी डेवलप है और कितनी ब्लॉकेज है। फिर तीसरा लेवल आता है
कि चाहे वो डाइट की बात हो, चाहे वो लाइफस्टाइल की बात हो, चाहे वो प्राणायाम की बात हो, चाहे वो मेडिटेशन की बात हो, और चाहे वो प्रैक्टिकल टूल टेक्निक्स हो जिसके द्वारा आप अपने कॉन्शियसनेस को नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्र में, और नीचे के चक्र ही नहीं, नीचे के चक्रों में भी ऊर्जा बैलेंस नहीं है। केवल अगर नीचे के चक्रों में एनर्जी रहे और बैलेंस रहे तो भी ये विश्व बैलेंस में चल सकता है। लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि मूलाधार चक्र की भी एनर्जी हाई पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ईगो आया हुआ। स्वाधिष्ठान चक्र, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई चल रही है, जिसकी वजह से परवर्जन आ गए हैं। माइंड डोपामिन खींच रहा है, डोपामिन। मणिपुर चक्र हिला हुआ है, इसकी वजह से सेल्फ आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे में आज के समय में योग को साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से समझने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को साइंटिफिक वे में, सिनर्जेटिक वे में अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसी मुहिम में स्वामी जी और मैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये जो 5 कोश का मॉडल है, ये जो नाड़ी और चक्रों का मॉडल है, बिल्कुल उसे वैसे ही समझाया जाए जैसे आर्टरीज वेन को समझाया जा रहा है, जैसे हम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि मेरा ये बढ़ गया, मेरा ये बढ़ गया। उसी प्रकार से हमें नाड़ी की प्राण ऊर्जा की रिपोर्ट्स को समझना है। स्वामी जी, सत्संग में एक पॉइंट हम लोगों का सजगता। सजगता के लिए आपको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को देखना होगा। और हम लोग का भी जो प्रयास रहता है, डॉक्टर अनिल डॉक्टर हैं मेडिकल साइंस के। आपको बताऊं, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मेरे स्कूल के जो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, हम लोग 7 लोग थे, 7 में से 6 लोग चले गए मेडिकल में और मैं अकेला गया इंजीनियरिंग में। तो मतलब मैं वहाँ बोर हो रहा हूँ। तो 1 साल तक मैं उनके साथ मेडिकल भी पढ़ा हूँ, 1-2 क्लास भी अटेंड किया हूँ चुपके से। बाकी उनके साथ उनकी बुक पढ़ता था, कौन सा वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब। तो वो मेरे को इंटरेस्ट था कि हमारा बॉडी क्या है, ये क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब यात्रा के बारे में एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए हम लोग सब यात्रा में हैं। अगर आपको किसी लंबी यात्रा में जाना है अपनी गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो काम आएगा ना, कि इसमें पेट्रोल जाता है कि डीजल जाता है, इसमें अगर पानी कम हो गया तो कहाँ पानी डालना है, ब्रेक फ्लूइड कम हो गया तो कहाँ ब्रेक फ्लूइड डालना है, अगर वो चक्का पंक्चर गया तो स्टेपनी कहाँ है। बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता स्टेपनी कहाँ है कार में, या स्टेपनी है तो उसको निकालना कैसे, लगाना कैसे। तो अगर आपको यात्रा कंफर्टेबल रखनी है तो ये थोड़ी जानकारी होने से आपकी यात्रा लंबी, अच्छी और सक्सेसफुल रहेगी। तो वैसे ही इस जीवन यात्रा में अपने शरीर के बारे में, शरीर के अलावा शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो दिखाई नहीं देते, मन दिखाई नहीं देता, मन के अपने 4 ऑर्गन है, मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, मैं पूछूंगा तो आप कहाँ पॉइंट करेंगे? आपका मन कहाँ है शरीर में? कोई लोकेशन है? कभी कभी लोग पूछते हैं मन कहाँ है, तो लोग बोलते हैं यहाँ है, यहाँ तो ब्रेन है। कभी कोई बोलते हैं यहाँ पे। योग ने एकदम स्पष्ट परिभाषा दी है, मन यहाँ पे है, स्वाधिष्ठान में, स्व अधिष्ठान। तो जब इंटरनल मैकेनिज्म समझते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, स्वाधिष्ठान में प्रॉब्लम है, मन अटक गया है, भंवर में फंस गया है, वहाँ का तत्व है पानी, अब उसको कैसे बैलेंस करें? तो योग का अभ्यास ढूंढिए कि वहाँ कौन सा आसन प्राणायाम करने से वो थोड़ा बैलेंस होगा, कैसे मन थोड़ा सा खुला रहेगा, नहीं तो वो संकुचित हो जाता है। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, सही ग्रंथ से। इसलिए स्वाध्याय शब्द भी हम लोग यूज किए थे, क्योंकि नहीं तो मैंने आपको कैलाश यात्रा दिखाई ना, मेरे से लोग पूछते हैं कि वो मैंने एक रशियन वीडियो देखा कि वहाँ पे एलियंस रहते हैं, वहाँ जाने से नाखून बढ़ जाते हैं, आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैंने कहा ये जो रशियन लोग जाते हैं ना, वो विंटर में जाते हैं वोडका पी करके, उनको ठंडा नहीं लगता, -35 में वो लोग आराम से चल लेते हैं, लेकिन वोडका पीते हुए जाते। तब उन्होंने जो बोल दिया, वीडियो बना दिया, आपने मान लिया। आपने किसी ग्रंथ में देखा कि वहाँ एलियंस रहते हैं, या वहाँ पे तो इतने सारे वो मॉन्क्स रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, हम तो इतने साल से उनको देख रहे हैं, कोई भी बूढ़ा नहीं हुआ, किसी भी नाखून इतने लंबे नहीं हो गए।
ये झूठ मूठ की कहानी हमारे मन को ज्यादा अच्छी लगती है, जितना सेंसेशनल उतना ज्यादा अच्छा है। आग लग गई तो 2-4 लोग हेल्प करने जाएंगे, बाकी लोग वीडियो बनाएंगे कि अभी तुरंत पोस्ट करेंगे और दुनिया को पता चल जाए कि मैंने वीडियो बनाया। माइंड का नेचर होता है सेंसेशनल चीज को पकड़ना। इसलिए मन के बारे में समझना, इंद्रियों के बारे में समझना, लेकिन मन को पकड़ने का रास्ता क्या है? नाड़ी है, चक्र है, कुंडलिनी छोड़ दीजिए अभी। नाड़ी चक्र का ख्याल रखेंगे तो अपने से वो थोड़ी थोड़ी एक्टिव होने लगती है। कुंडलिनी सबकी एक्टिव है, नाड़ी चक्र के बारे में। अब नाड़ी चक्र को पकड़ना है तो कैसे, उसका क्या अभ्यास है? आपने डायग्नोसिस तो करा लिया, पूरा वो 30 पेज का रिपोर्ट आ जाता है वो तो करा लिया, लेकिन अब आगे क्या करना? जहां गड़बड़ है उसको क्या करना? मेडिकल सिस्टम में क्या है? गड़बड़ है, ये दवाई दे दिए, दुख आपका कम हो गया क्योंकि सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया, पेन किलर दे दिया आपका पेन। लेकिन कारण तो नहीं ढूंढ रहे ना। योग में कारण ढूंढते हैं। कारण को आप हटा देंगे तो फिर फ्यूचर में कभी दुख नहीं होगा, वो दुख भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका जो प्रोसेस है फिर उसको समझना। आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, कितने प्रकार के प्राणायाम है। अगर नाड़ियों में ब्लॉकेज है, अनिल जी अच्छे समझाए ना, नाड़ियों में ब्लॉकेज है तो आपका ट्रैफिक जाम हो गया तो वहां का आपका रास्ता नहीं, तो आप वो मन उचट जाता है, ये नहीं करना है। स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना है, लेकिन वो नाड़ी ब्लॉक है तो मन उचट गया। अब पेरेंट्स पूरा प्रयास कर लिए, डांट लिए, ये कर लिए, नहीं हो रहा है। अब वो प्राण की नाड़ी को कैसे क्लीन करना? हठ योग में षट कर्म की चर्चा है, 6 प्रकार के षट कर्म। थोड़ा सा नमकीन पानी पियो 5-6 ग्लास और 2 उंगली जीभ पे रखोगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा और ये पूरा एरिया को क्लीन कर देगा। और जैसे क्लीन होगा म्यूकस हट जाएगा, आपका ब्रेन माइंड इतना बढ़िया से काम करेगा, मन एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। सिंपल सी प्रैक्टिस है, सब चीज समझिए, सीखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये तो केवल रिपोर्ट बनाने से कुछ नहीं। और योग जब भी करते हैं सजगता के साथ, ऐसे नहीं टीवी लगा लिए, म्यूजिक लगा लिया और योग कर रहे, नहीं। अपनी स्वयं की सजगता के साथ सही स्थान पे योगा मैट लगाइए, वेंटिलेशन रखिए, योग कीजिए। आसन सब सिखाते हैं, लेकिन बोलते हैं योगी तुम तभी बनोगे जब तुम जीवन में समभाव में रहोगे। चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, समभाव में हो। सक्सेस मिला या फेलियर मिला, समभाव में। आजकल फेलियर मिलता है तो सुसाइडल टेंडेंसी, सक्सेस हुआ तो बहुत बड़ा ईगो, देखो हमने किया बैलेंस। ये मेरा टेक होम मैसेज है आपके लिए। बहुत बढ़िया स्वामी जी ने अच्छे इतने आसान शब्दों में जीवन के सार को अगर कोई बता सकता है तो स्वामी जी ही हैं। जीवन जीने की कला बता दी, समता भाव। तो हम ये सारी बातें सुनते हैं, समझते भी हैं कि समभाव में रहना है ना, सब समझते हैं। लेकिन जब हम अभी हम बैठे हैं यहाँ अच्छा लग रहा है, सब समभाव करके बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही जाएंगे बाहर, अभी कलर्स मॉल चले गए, मैग्नेटो मॉल चले गए, समभाव की बात लग गई। ठीक है, तो यही जो चीज है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सब जानते नहीं है, सब जानते हैं और यहां सब बैठ के हम अब जागृत अवस्था में हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे वहां चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम वहां है। तो अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हमारी इस योग की साइंस को साइंटिफिक वे में एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे उन्होंने दवाइयां बनाई ना बीमारियों को समझ के, मेडिकल साइंस इंडिया की साइंस नहीं है, वेस्टर्न साइंस है। उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लोर कर लिया कि यहाँ हिस्टोपैथोलॉजी में इसको ट्यूमर बोलते हैं, ऐसे बायोप्सी करना है, ऐसे रेडियोथेरेपी करना है, कीमोथेरेपी करना है, सर्जरी करवाना है। अब अगला जो समय है वैदिक विज्ञान को वो लोग उसी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। पंचकोश 5 बायोफील्ड का एक्सपेक्ट, मशीनों के द्वारा आपके बायोफील्ड को 1 by 1, 1 2 3 4, जैसे स्वामी जी आज बता देते ना देख के कि भाई तुम्हारे मनो में कोश में प्रॉब्लम है। ठीक है, बस तरीका ये रहेगा, वो लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट निकाल के बुलाएंगे, यू हैव प्रॉब्लम इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ पास्ट एंड 90% ऑफ योर थिंकिंग इज नेगेटिव। तब आपको लगेगा वाह देयर इज अ प्रॉब्लम। समझ रहे हैं ना बात? ये प्रोस्पेक्टिव चेंज है हमारे इंडियन का और वेस्टर्न का। लेकिन देर नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड 5 बायोफील्ड की पूरी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। एक एक लेयर को आप सीटी स्कैन जैसे बॉडी का करवाते हैं,
5 लेयर का सीटी स्कैन होगा और पूरी रिपोर्ट निकल कर आएगी। केवल वहीं तक नहीं रुक रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड, अब वो ढूंढ रहा है ये नाड़ी और चक्रों की मैपिंग कि वो आपको निकाल के देंगे, एग्जैक्ट लाइव दिखाएंगे कौन सी नाड़ी बंद है आपकी, कौन से चक्र में ब्लॉकेज है, कितने %। उसके साथ उनके पास ये टेक्निक्स नहीं है जैसे स्वामी जी सिखाते हैं कि चलिए 5 मिनट में आपके चक्र को जागृत कर देते हैं। उनके पास साइंस फिर आएगी, वहां पे आएंगे लेजर्स, साउंड फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी फ्रीक्वेंसीज किसी तरीके से दिया जाएगा, आपके बायोफील्ड की ट्यूनिंग की जाएगी और आपका माइंड चेंज हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि इफेक्टिव है? आपका माइंड हंसने लगेगा। मैं उस दिन कह रहा था ना कि जैसे स्वामी जी अभी बहुत बढ़िया वाला मेडिटेशन कराया, हम सब ब्लिस में पहुंच जाए ऐसे वाला, और ऐसे ही अब रशिया, जापान और चाइना ढूंढ रहे हैं ऐसे वाला चैम्बर बनाने का कि जिसमें आप बैठें और आपके आत्मा में बुद्धि होनी शुरू हो जाए, मतलब आपकी 5वीं लेयर में कुछ सेंसेशन हो और आप एकदम ऐसे हो जाए, सोच के देखिए। लेकिन ये साइंस और टेक्नोलॉजी अभी आगे बढ़ रही है और एक्सप्लोर कर रही है, और डेफिनेटली वर्ल्ड को एक बहुत बड़ी नई साइंस मिलेगी आने वाले समय में जो हमारे वैदिक विज्ञान पर आधारित होगी, और वही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज का सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो साइंस इंडिया के पास पहले से ही मौजूद है, बस प्रॉब्लम यहां है कि हमें अपने ही चीजों पर विश्वास नहीं है और हम फ्री में नहीं लेना चाहते। हमें आसान चीजें समझ नहीं आती हैं। जब योग योगा होगा, चक्र चक्रा होगा, और जब इन चीजों की मशीनें आएंगी तब हम उसे खरीदेंगे और ये पेटेंटेड होंगी, पेटेंटेड होंगी ये सब चीजें, और फिर पेटेंटेड पे चार्जेस लगेंगे और फिर हम खरीद के स्टेटस सिंबल की तरह उसे यूज करेंगे। जैसे आज आईफोन यूज कर रहे हैं ना, दिखाएंगे कि मेरे पास आईफोन है, तब लोग कहेंगे कि मैं बायोफिल डिवाइस पहना हुआ, मेरे पास मेरा प्राण में कुछ को मैनेज करने की डिवाइस है। आजकल हो गया ना, क्रिकेटर लोग एक बैंड पहनते हैं, करीब 5 लाख रुपए का एक वो कुछ बैंड आता है, बोलते हैं कि उससे एनर्जी बैलेंस होती है, आपके चैनल्स बैलेंस रहेगी, है ना। अभी एक फॉरनर आए थे यहाँ, वो रिसर्च कर रहे हैं, यूके से है वो, और 3 दिन यहाँ रहे जयपुर के अंदर, वो टेम्पल्स की एनर्जी पे डिस्कवरीज कर रहे थे। हम उनको वहाँ जो नवागांव का मंदिर है वहाँ लेके भी गए, 2 पॉडकास्ट भी उन्होंने मेरे साथ में वो किए। वो बेंगलोर गए हुए अभी इन्वेस्टर ढूंढने के लिए, उन्होंने भी कुछ बैंड्स बनाए हैं, वियरेबल बैंड्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव है जो हम दोनों चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को जोड़ के अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लगातार डिटोरेट होते जाएगी। डिटोरेट तो हमारी भी हो गई है, इनकी और ज्यादा होगी, क्योंकि एक पूरी साजिश चल रही है कॉन्शियसनेस को बिल्कुल नीचे गिराने का, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो डाइट के लेवल पे हो। तो ऐसे में सजग होना है, जागृत होना है, सुप्त अवस्था में नहीं रहना है, और माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, माइंड को हाईजैक नहीं होने देना है। केवल साइबर क्राइम से नहीं बचाना है, बहुत सारा मार्केटिंग का क्राइम चल रहा है जो आपको पता भी नहीं है। और माई लाइफ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं बार बार कहता हूं, उसका मकसद ये है कि कंट्रोल लीजिए अपनी लाइफ का, दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत दीजिए, नहीं तो सफरिंग 100% मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो बॉडी में डिजीज के लेवल पर, चाहे वो माइंड में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के लेवल पर। और परमानेंट समाधान किसी भी साइंस के पास नहीं है। परमानेंट दवाइयां खाते रहेंगे साइकेट्री की, परमानेंट दवाइयां खाते रहेंगे मेडिकल साइंस की, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आज ये जो सेशन रखा गया था उसका केवल एक ही मकसद था कि थोड़ा सा अवेयरनेस को एक लेवल और ऊपर लेकर चले। तो लास्ट में हम स्वामी जी से वो निवेदन भी करेंगे, छोटा सा अनुभव, लेकिन उससे पहले अगर आपकी तरफ से कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप स्वामी जी से जानना चाहते हो, या कुछ और प्रश्न हो जिसका समाधान हो सकता है, तो मैं आपको माइक आपकी तरफ भेजता हूं। किसी की तरफ से बच्चे लोग? बच्चे लोग तो पूरा सत्संग में बैठे रहे, कुछ काम का उसमें मिला उन लोगों को, मिला ना? ठीक है। अभी देखो ये जो डॉक्टर अनिल जो बोल रहे थे ना
गूगल आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, और मैं तो इतना दुनिया घुमा, मेरे बहुत सारे अच्छे योगा टीचर्स के साथ दोस्ती है। उसने क्या किया, गूगल हेडक्वार्टर में अच्छे अच्छे योगा टीचर्स को बुलाया। उसका 5 साल प्रोजेक्ट चला था। तो हमारे पेरिस में एक योगा टीचर है, वो काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे, उसको बुलाया। उसको 5 लाख रुपए डेली का 5 लाख रुपए दे करके बोले कि आप 5 दिन यहाँ सेशन लो, हम आपका रिकॉर्डिंग करेंगे। उसको लगा 5 लाख देने, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फ्लाइट आने जाने का पूरा फर्स्ट क्लास। 5 दिन तक उसका जितना वो टेक्निक था पूरा रिकॉर्डिंग किया। अब गूगल क्या कर रहा है, उसी को बिजनेस मॉडल में अपना वो लोग लाएगा कि आपको डीप मेडिटेशन में जाना है तो ये करो, आपका एनर्जी बैलेंस करना है तो ये अभ्यास करो। तो शुरू में वो लोग बहुत अच्छा पैसा देते, लेकिन बाद में वही प्रोडक्ट। तो जो अभी हम लोग को यहाँ पे आसानी से मिल रहा है, बहुत सारे योग के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, आश्रम हैं, बाद में क्या होगा, हम लोग को आदत हो गया कुछ भी ऑर्डर करना, अमेजोन पे, ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दो। पहले तो जाते थे दुकानदार से 2 मिनट बात भी होती थी, थोड़ा जान पहचान होती थी, वो एक रिलेशन बनता था। अब तो ऑर्डर कर दो। वैसे ही वो मेडिटेशन ऑर्डर कर दो, $100 दो, वो आपको मेडिटेशन टेक्निक देगा। आपका मेडिटेशन हुआ या नहीं हुआ आपको नहीं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा पैसा दिए तो लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा ना। फ्री में मिल रहा उसका वैल्यू नहीं है ठीक है, अगर कोई प्रश्न, हाँ बोलिए। जब सांस लेते हैं लेफ्ट और राइट से, तो जैसे कहते हैं 1 घंटे बाद बदलती है, तो शायद कुछ सेकंड या 1 मिनट के लिए बदलती है, तो वो भी सुषुम्ना है। और जब मेडिटेशन करते हैं, तब सुषुम्ना जैसे जाप कर रहे हैं या सांस को देख रहे हैं, तो करते करते बहुत धीमी और लंबी हो जाती है, वो दोनों नाड़ी तब भी बराबर आती है। तो वो सुषुम्ना नाड़ी अलग होती है या नहीं, सुषुम्ना नाड़ी एक ही है। मैं आपका प्रश्न समझ गया। जो हम लोग की श्वास है 2 नासिका में अलग अलग टाइम पे चलती है, और हेल्दी बॉडी में 1.5 घंटा में चेंज हो जाती है। 90 मिनट बाद आप अपना चेक करेंगे तो चेंज हो गई। अभी आपने चेक किया राइट चला था, हो सकता है अभी कुछ लोग की लेफ्ट हो गई होगी। तो हर 90 मिनट में वो चेंज होती है हेल्दी बॉडी में, और उसी के हिसाब से हमारा बॉडी माइंड का एनर्जी फ्लो चेंज होता है। आप शाम को 5 बजे अपने बच्चे को बोलो कि पढ़ने बैठो, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि जो डे साइकिल होता है उसके साथ हमारा रिदम रहता है। तो शाम का वो जो समय रहता है वो डायनेमिक एक्टिव समय रहता है, तो उस समय मन नहीं लगेगा। लेकिन उसको बोलो खेलने जाओ तो खेल करके वो खूब एंजॉय करेगा। फिर शाम को 6:30-7 बजे बोलिए पढ़ने, होमवर्क करने, वो कर लेगा। तो एक तो होता है डेली साइकिल रिदम, हमको समझ में आना चाहिए। दूसरा जो बात है कि जब वो सोहम या कोई मेडिटेशन करते हैं और दोनों के बीच में बैलेंस होता है, बैलेंस अगर रेगुलर प्रैक्टिस में है तो बैलेंस लंबा रहेगा, तब वो सजगता सुषुम्ना में जाएगी। नहीं तो जब चेंज ओवर होता है तो 1-2 मिनट के लिए बैलेंस रहता है, लेकिन जिससे लेफ्ट से राइट चेंज हो रहा है तो लेफ्ट का मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा रहता है मेंटल प्रोसेस का, तो मोमेंट हम मिस कर जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं फिर मिस कर जाते हैं। या अगर राइट से लेफ्ट में जा रहा है फ्रॉम बॉडी टू माइंड, तो बॉडी का मूवमेंट अभी स्थिर नहीं हुआ और वो बैलेंस होकर के अब लेफ्ट में चले गया। तो डे टू डे एक्टिविटी में सजगता नहीं रहती है। योगी लोग ने देखा कि डे साइकिल में 4 ऐसे जंक्शन पॉइंट है जब वो बैलेंस 10 से लेकर के 15 मिनट 20 मिनट तक रहता है नेचुरली। ये जंक्शन पॉइंट को कहा गया संध्या समय। सनराइज के पास, सनसेट के पास, एक मिड आफ्टरनून वाला और एक मिडनाइट वाला। ये आफ्टरनून और नाइट वाला वो तंत्र वालों ने ले लिया कि ये इसमें लोगों के लिए समय नहीं रहता, ये साधना हम लोगों के लिए। बाकी जो 2 संध्या काल है, सनराइज और सनसेट, जिसको हम लोग संध्या समय बोलते हैं, आरती पूजा करते हैं, वो बेस्ट टाइम है योग के लिए, पूजा प्रार्थना मंत्र करने के लिए, क्योंकि उस समय नेचुरल बैलेंस ज़्यादा देर तक रहता है। बाकी आप किसी और समय योग अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बैलेंस हो, लेकिन वो 2 मिनट बाद फिर चेंज हो जाए। फिर मन कहेगा कहाँ 2 बजे तुम मेडिटेशन कर रहे हैं, खाना नहीं खाना है क्या, घर नहीं जाना है क्या, मन का वो वाइब्रेशन शुरू हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि मेडिटेशन का बेस्ट टाइम होता है सनराइज और सनसेट। उस समय नेचुरल बैलेंस ज़्यादा देर तक रहता है, इसलिए उसको संध्या काल कहा गया है। वो बेस्ट टाइम रहता है योग और ध्यान करने का, मंत्र और पूजा करने का ना। ब्रह्म मुहूर्त की बात बहुत होती है। ब्रह्म मुहूर्त
इसका क्या बात है? देखिए, जो एग्जैक्ट सनराइज होता है सूर्योदय का टाइम, उसके 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। इसलिए डेली ब्रह्म मुहूर्त का टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन क्योंकि हम लोग भारत में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेरिएशन नहीं होता, तो इसलिए ये कहा गया कि 4 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय क्या होता है, साइंटिफिकली जो मेजर किया गया कि जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में सबसे फ्रेश ऑक्सीजन उस समय छोड़ते हैं। इसलिए उस समय आप योग कीजिए और प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, तो फ्रेश ऑक्सीजन में आपका नेचुरल पूरा सिस्टम बढ़िया से काम करेगा। क्योंकि केवल ईड़ा पिंगला की बात नहीं है, ऑक्सीजन की भी तो बात है ना, फिजिकल लेवल पे भी तो आना पड़ेगा ना। पोल्यूटेड एरिया में आप प्राणायाम करेंगे तो नहीं मजा आएगा, लेकिन फ्रेश, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में योग अभ्यास करना चाहिए। हाँ, आज के टाइम में हम लोग का जो बॉडी साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो गया है, तो इसको नेचुरल बॉडी साइकिल से कैसे लाएं? देखिए, सबसे पहले तो सजगता, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने रियलाइज किया कि हमारा बॉडी साइकिल जो है नेचुरल रिदम के साथ मैचअप नहीं हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा योग अभ्यास होना चाहिए, उसके बाद फिर अपना नाश्ता वास्ता करके डे की एक्टिविटी होनी चाहिए। सवेरे 7 बजे तक नाश्ता कर लीजिए, 12 बजे तक भोजन कर लीजिए और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक अपना शाम का डिनर कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया नेचुरल साइकिल। रात को 10 बजे तक सहज रूप से नींद आ जानी चाहिए। आजकल हो गया पूरा उल्टा लाइफ साइकिल। 10 बजे डिनर कर रहे हैं, 12-1 बजे सो रहे हैं, सवेरे 8-9 बजे उठ रहे हैं। तो ये लाइफ साइकिल को ठीक करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग जो लास्ट में प्रोग्राम में एक ओथ दिलाते हैं ना, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहली पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है संकल्प कि मेरे को अपने लाइफ रिदम को ठीक करना है। स्टूडेंट है तो बहुत जरूरी कि वो इस नेचुरल रिदम में रहे, तब उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये तो ज़्यादा रात को अगर आप जाग रहे हैं तो उस समय टाइम होता है तमस का। अब तामसिक समय में आप पढ़ाई कर रहे हैं रात को, तो दिमाग में कुछ नहीं जाता हो, लेकिन वही आप सवेरे साइकिल ठीक करके ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से जाता है। हमने भी वो एक्सपेरिमेंट कर लिया था स्कूल कॉलेज, स्कूल में खास करके, कि पहले कुछ फ्रेंड लोग के साथ कांटेक्ट में आए तो ऐसा लगे रात को स्टडी कर सकते हैं। अब रात को पढ़ने बैठते थे 12-1 बजे तक, 12 बजे तक तो नींद आ जाती। 11 बजे शुरू किए, जैसे तैसे हो किताब ये ले करके, कॉफ़ी पीते थे तो कॉफ़ी पी करके भी सो जाते थे। फिर मैंने कहा नहीं, ये साइकिल गड़बड़ है। फिर थोड़ा योग अपना शुरू किए तो उससे योग से एनर्जी लेवल अच्छा रहा, और प्रयास किए कि मॉर्निंग साइकिल अपना यूज़ करेंगे। तो मॉर्निंग साइकिल में जब हम अपना सूर्योदय के आसपास जो भी पढ़ाई की वो दिमाग में अच्छे से रहा। और हम क्या करते थे, मेरा केमिस्ट्री थोड़ा कमज़ोर था, मेरे को फिजिक्स मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री कमज़ोर था, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो हमने सोचा कि एक काम करेंगे, सवेरे क्या करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, वो केमिस्ट्री के फॉर्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा टेम्परेचर, कौन सा प्रेशर पे कौन सा कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, वो सब देखते थे, पढ़ते थे, थोड़ा ऐसी स्क्रिबल करते थे नोट्स, फिर लेट जाते थे और फिर मन में वो घुमाते थे, हमने ये पेज में ये पढ़ा, उसमें ये फॉर्मूला ऐसे 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 ऐसे। तो योग निद्रा वाली स्थिति में रह करके जो हमने किया, हमको फिजिक्स में शायद 89% आया, केमिस्ट्री में 99% आ गया था जो पीईटी एग्जाम हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा, इससे पहले संकल्प कि मेरे को चेंज करना है। एक अच्छा पॉइंट आपने बताया, आपको सजगता आ गई कि गड़बड़ है, अब उसको करेक्ट करने के लिए चेंज, उसमें हमारी तरफ से योग का सवेरे ओम उच्चारण कीजिए। स्टूडेंट लोग के लिए प्राण को जागृत करने के लिए थोड़ा जोर से ओम ओम ऐसे जोर से करना चाहिए। और रात को सोने के लिए ओम सॉफ्ट, है ना? आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है तुमने। और जैसे हम इंटरनेट पे करते हैं ना डाउनलोडिंग अपलोडिंग, तो कब सबसे अच्छी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होती है? जब इंटरनेट खाली हो। तो सुबह सुबह उठ के आप करके देखो डाउनलोडिंग अपलोडिंग, क्योंकि सब लोग रात को कर रहे होते हैं तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाओ, जितने भी वो इंटरनेट के कीड़े थे ना सब बंद होकर सो गए हैं थक के, अब देखना इंटरनेट फास्ट चलता है। तो सेम टू सेम दिमाग है, इस ब्रह्मांड की एनर्जी
जब आप अपलोडिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो अपलोडिंग कर रहे हैं ना, और वो डाउनलोडिंग कहाँ करनी होती है? एग्जाम में। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जैसे हमारा इंटरनेट पे करते हैं, बिल्कुल हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सारी टेक्नोलॉजी हमने बनाई, किससे बनाई? हमारे इस ब्रेन से, हमारे माइंड से, हमारी बुद्धि से, और बना के अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को भूल गए हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जो मशीनें हमारे आसपास हैं, एआई बेस्ड रोबोट, वो ह्यूमन टाइप का बन जाए, उसमें पूरा ह्यूमैनिटी आ जाए, वो इमोशन आ जाए, उसमें इंटेलिजेंस आ जाए, बुद्धि आ जाए। और हम चाहते हैं कि इंसान मशीन बन जाए, उसकी बुद्धि बंद हो जाए, उसके इमोशन बंद हो जाए, वो एक मशीन की तरह काम करे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, उल्टी गंगा बह रही है। तो स्वामी जी एक छोटा सा मेडिटेशन टेक्निक। हाँ, एक प्रश्न और ले लेते हैं, फिर आप ये भैया। ये जो ह्यूमन बीइंग हम लोग जो महसूस करते हैं कि अपने को भय रहित कैसे हो, हमेशा हम लोग कभी खौफ में जीते हैं, किसी भविष्य की आशंका या कोई अनहोनी की आशंका। और दूसरा जो शरीर के अंदर या मन के अंदर जो व्याधि है, उससे पूजा हम अनुभव करते हैं कई प्रकार की, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। तो वो क्या एनर्जी बैलेंस से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं? क्या संभव है? देखिए, सरल सा एक सिंपल वर्ड का आंसर है योग से। योग में ये सब चीज की चर्चा है। पतंजलि योग सूत्र में आप देखेंगे ना, तो उसमें ये माइक चल रहा है क्या? बंद हो गया याला। पतंजलि योग सूत्र जो है उसमें चर्चा ही कि 9 प्रकार की ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें रहती है, जिसमें व्याधि है, स्त्यान है, मति भ्रम है कि हमको लगता है कि हम तो योग सीख गए, तो बोले कि ये सब है। उसके साथ 6 और अकम्पनिंग प्रॉब्लम कि ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाता है, ये सब ऐसे करके आपको सेकेंड चैप्टर में पूरा दिखेगा कि ये सब प्रॉब्लम है। साथ में ये भी बता दिए कि 4 बेसिक इंस्टिंक्ट है, वासनाएं, भय, आहार, निद्रा और मैथुन। ये फंडामेंटल है, सब में है। बोले कि ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, लेकिन हमारे पास एक इंट्यूशन सेंटर भी है। जब ये हमको गाइड करता है तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए सिंपल आंसर है डेली योग करने से, और खास करके ओम उच्चारण में, फिर ओम पे आ रहा हूं, ओम उच्चारण आपका आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र जागृत करेगा, उससे आपको हायर गाइडेंस मिलता रहेगा। और जब हायर गाइडेंस मिलता है तब हमारे अंदर जो भय है, जो प्रॉब्लम्स है, दुविधा है, वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाती है। क्योंकि ये जो सेंटर, ये प्रकाश है, ये स्थान है आंतरिक गुरु का। गुरु का काम है प्रकाश लाना। ये जब प्रकाश जागृत होता है तो अपने से सोल्यूशन मिलने लगते हैं। या तो कितना भी हम लोग आजकल क्या करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया है, फिर खुद इंटरनेट से भी पूछ करके डॉक्टर को बताते कि आपने जो दवाई लिखी है तो ये इंटरनेट ऐसा तो नहीं बोल रहा है। या कभी कभी खुद ही अपना डायग्नोसिस लेकर के जाते हैं। हम ही डॉक्टर बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में था, मेरे इंजीनियरिंग वाले मित्र भी साथ में, हमारे एक टीचर थे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, मिश्रा सर थे ना, उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट क्लास में आए, पहली बार अटेंडेंस लिया, बोले देखो मैं एक बात तुमको बता देता हूँ, ख्याल रखना। बोले मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक बार मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक के पास ले गया, उसको बोला कि देखो मेरे को लगता है कि इसका इंजन के अंदर जो टाइमिंग शाफ्ट है वो थोड़ा गड़बड़ है, उसका कैम हो सकता है टेढ़ा हो गया होगा, तो उसके कारण उसका मूवमेंट ठीक नहीं है, वो फैन बेल्ट को अफेक्ट कर रहा होगा, और वो फैन बेल्ट के कारण वो गाड़ी इंजन ठीक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कितना भी मैं उसको क्रैंक कर रहा हूँ। बोला मैंने उसको 10 मिनट तक अच्छे से पूरा इंजीनियरिंग नॉलेज के हिसाब से समझा दिया। मैकेनिक चुपचाप सुना, उसके बाद बोला सर आप एक बार क्रैंक लगाई, मैं देखता हूँ। तो उसने चाबी घुमाई और इंजन घर 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 करके रुक गया। वो गया, एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर के आए और आ करके ठोका जोर से। बोला चालू कीजिए, चालू हो गया। जुगाड़ है, और बोला है वो जुगाड़ है। 20 साल पहले के, बोले 100 रुपये मांग लिया। तो बोला 100 रुपये कहाँ का, एक हथौड़ा मारने का? थोड़ा मस्त। बोला हथौड़ा मारने का तो 1 रुपया, 99 रुपये कहाँ हथौड़ा मारना उसका। वही तो
तो ये चीज आप लोग ख्याल रखिएगा। योग में बहुत कुछ है। कोई अच्छे टीचर के पास जाइएगा, उसको ये नहीं समझाएगा कि मैं ये योग कर रहा हूँ, वो योग कर रहा हूँ। आप अपना बताइए आपको क्या चाहिए और वो आपको योग सिखा दे, उसको फॉलो कीजिए। जिसके पास भी जाइए, अगर उसको आप टीचर के रूप में देख रहे हैं, खाली होकर के जाइए, तब मन सीखने के लिए रेडी होगा। आजकल समाज में हेल्थ प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रहे हैं, लोग अपने से ही गूगल में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एआई में डाल रहे हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर को बोले मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो हम ही वकील बन जाते हैं, हम ही जज बन जाते हैं और हम ही समझाते हैं। और हम ही अपने डॉक्टर बनना चाह रहे हैं डॉक्टर बन जाते हैं। हमारे और साथ डॉक्टर को फीस नहीं देना चाह रहे, क्योंकि डायग्नोसिस तो हमने कर लिया, दवाई भी हमने ढूंढ ली, डॉक्टर से केवल एक वो कि थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए, वेरीफाई हो जाए। देखिए समय बहुत हो गया। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। सर जनरली पता तो होता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों के साथ है, सुबह उठना नहीं है ना, तो वो एनर्जाइज करके उठे कैसे? उठने के बाद तो कर लेंगे, लेकिन वो उठना ही नहीं हो पाता है। देखिए आप लेट आए, मैं फिर से एक छोटा सा अभ्यास रिपीट करवा देता हूँ थ्योरी में। बैठिए ना आराम से। रोज सवेरे आप कितने भी बजे अभी उठ रहे हैं, अभी कुछ एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए, मन को एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आदत बनानी चाहिए। रोज सवेरे जब भी आप उठते हैं, मान लो आप 9 बजे उठे, ठीक है, बिस्तर में बैठिए और ओम उच्चारण कीजिए। सवेरे जब ओम उच्चारण करेंगे तो लंबा ओ और छोटा हमिंग ओ, ठीक है। ये कम से कम आप 11 बार कीजिए सवेरे। रात को सोते समय उलट दीजिए, ओम, हमिंग लंबा कर दीजिए और सॉफ्ट, सवेरे थोड़ा जोर की आवाज से और रात को थोड़ा सॉफ्ट आवाज से। इससे क्या होगा, आपका सत्व, रजस और तमस का बैलेंस होगा। तब अपने से आप देखेंगे आपका टाइम आगे बढ़ते जाएगा उठने का, और ऐसा समय आएगा जब आप मन में सोच लेंगे कि चिड़िया की आवाज के साथ मेरे को उठना है। 4:30-5 बजे चिड़िया की आवाज से आप नेचुरली बिना अलार्म के उठ जाएंगे और फ्रेश उठेंगे। अभी क्या होता है, हम लोग का लाइफ साइकिल गड़बड़ है, रात को बहुत लेट जागते हैं, सवेरे उठते हैं तो मन में कोई उत्साह नहीं रहता उठने का, लगता है बिस्तर में थोड़ा और लेटा है, लेकिन मजबूरी है, उठना पड़ेगा, स्कूल जाना है, काम पे जाना है, ये सब मजबूरी रहती है। केवल ओम उच्चारण का डेली एक आदत बना लीजिए, 2 टाइम, उसमें आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। इससे शुरू कीजिए, इससे धीरे से अपने से परिवर्तन मन में आएगा, शरीर में आएगा और आपकी नाड़ियों में आएगा, और खास करके आपके आंतरिक गुरु जागृत होंगे तब वो आपको गाइड करना शुरू कर देंगे, है ना। इसलिए सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है, जो भी चेंज होता है हमारे अंदर से शुरू होना चाहिए। और ये एक डेली हैबिट, सिंपल सी डेली हैबिट आप लगा लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा योग धीरे धीरे जोड़िए। हम तो इतना ट्रैवल करते, कभी कभी प्लेन में ही थोड़ा सा साइड पे जगह नहीं रहता, बड़े प्लेन में काफी जगह रहती, वहीं जाकर के खड़े होकर के हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, थोड़ा प्राणायाम वहीं पे कर लेते हैं हम तो, पवन मुक्तासन कर लेते हैं। जहां मौका मिले कर लेना चाहिए। मन में बहाने हजार होते हैं, संकल्प नहीं रहता, संकल्प करना चाहिए और साथ में डेली एक आदत पॉजिटिव डालनी चाहिए। नेगेटिव आदत तो बहुत बना के रख ली ना। चलिए आप इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन आपको सिखाते हैं। मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज की कल्पना करने से वो चीज अनुभव होने लगती ना। कल्पना का एग्जांपल दो। चलिए कल्पना कीजिए कि आप जंगल सफारी में हैं, रहने दो लाइट है, जंगल सफारी में आप जीप में बैठे हैं और जंगल सफारी करके आप गेट से बाहर निकलने वाले हैं, आपकी गाड़ी बाहर निकलने, अचानक एक टाइगर आपके जीप में कूद गया, आप क्या करेंगे? करना तो टाइगर को, हम क्या करेंगे? करना टाइगर को है, चलिए। और दूसरे लोग क्या करेंगे? कोई लड़ने का प्रयास करेगा, कोई भागने का प्रयास करेगा, है? आप क्या करेंगे? शोर करेंगे, चिल्ला करके, हो सकता है टाइगर डर जाए। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, यहाँ डर के आगे जीवन है। भाई आंसर तो सिंपल है, कल्पना को बंद कर दीजिए। कल्पना कर रहे इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है ना।
कल्पना को बन जो कल्पना की अब उसका स्ट्रेस हो रहा है, अरे सही में अगर कहीं ऐसा टाइगर आ गया ये हो गया। इसलिए आंसर हमेशा शुरू में ही कहीं छुपा रहता है। हम लोग मन को सुलझा नहीं पाते, इसलिए वो प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। सॉल्यूशन तो शुरू में, हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन हमेशा उसी मोमेंट में रहता है। इसलिए योग में एक आंसर रहता है, स्टे इन द मोमेंट। तब स्टे इन द मोमेंट कैसे हो? ये मन तो भागते रहता है ना। आप यहां बैठे, हो सकता है मन कहीं और हो, किसी दूसरे समय में, पास्ट में, फ्यूचर में, या किसी दूसरे स्थान में हो। यहां बैठे हैं लेकिन वो मन घर में है कि आज क्या खाना बना होगा। तो मन तो चंचल है। शरीर तो स्थिर नहीं है, हिलते रहता है, डुलते रहता है, तो शरीर भी स्थिर नहीं है। तो क्या चीज है जो इस मोमेंट में यहीं पे है, आगे पीछे नहीं है? स्वामी जी में एक आपको बताया कि नहीं, एक मिनट, इसका सिंपल आंसर, क्या चीज इस मोमेंट में क्या है जो यहीं पे है? श्वास। वही हमारी श्वास यहीं पे है। मन कहीं भी भाग के आ जाए, श्वास तो यहीं पे है, इस मोमेंट में है। इसलिए योग में मेडिटेशन का सबसे सरल, सुंदर, टिकाऊ आधार है, वो है आपकी श्वास। श्वास के साथ रहेंगे तो मन जहां पे भी भाग रहा है वापस इसी मोमेंट में आ जाएगा। तो पहले तो श्वास को पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, श्वास के साथ मंत्र अगर ऐड कर दे तो मंत्र का पावर भी श्वास के साथ ऐड होकर के शरीर, मन, आत्मा सबको इंटीग्रेट कर देता है। मंत्र कौन सा ऐड करना चाहिए? बहुत सारे मंत्र, गुरु मंत्र भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल सा ओम भी ऐड कर सकते हैं, सोहम भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ओम मंत्र को ऐड करेंगे। कोई भी मंत्र शुरू होता है ओम से ही शुरू होता है, चाहे वो गणेश जी का हो, शिव जी का हो, हनुमान जी का हो, देवी का हो। क्यों ओम? ओम सोर्स है जिससे बाकी सब मंत्र बने हैं। तो सिंपल सा, जितना सिंपल रखे उतना अच्छा है ना। कॉम्प्लिकेट करेंगे तो अभी आप लोग करेंगे फिर भूल जाएंगे। ओम तो सबको पता है। अब इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन भी जोड़ देते हैं कि हम अपने प्रयास से ओम कर रहे हैं और सभी चक्रों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जब श्वास लेते हुए वापस आते हैं तो हम डिवाइन एनर्जी को, हीलिंग एनर्जी को ले करके सभी चक्रों को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो हाथ का मूवमेंट भी हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जब आप हाथ को, अपने दाईं हथेली को अपने गोदी में रख लीजिए ऐसे, ठीक है। बाईं हथेली को सिंपल सी चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, ठीक है। हाथ नीचे, हाँ, और दाईं हथेली, राइट हैंड आपकी गोदी में, ठीक है। अब क्या करना है? अभी आंखें खोली रखिए। जब श्वास लेंगे तब आप उच्चारण नहीं कर सकते, तो हम लोग श्वास छोड़ते समय उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या विजुअलाइज कर रहे हैं कि मूलाधार चक्र से, जो पेल्विक एरिया है, उसके बेस से एक एनर्जी, एक लाइट शुरू हो रही, धीरे धीरे ऊपर सभी चक्रों को, जैसे माला गूंथते तो कैसे एक धागा जाता है ना, वो लाइट सभी चक्रों को इंटीग्रेट करते हुए फिर आप हाथ को यहाँ पे ऐसे खोल रहे हैं जैसे आपका सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। तो उच्चारण करते हुए यहाँ गए। अब श्वास लेनी है, तब इमेजिन कीजिए कि आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति को, उस महाप्राण को अंदर रिसीव कर रहे हैं। तो श्वास थोड़ा क्विक, गहरी श्वास लेते हुए हाथ को वापस गोदी में ले आए कि अब आपने अपने सभी चक्रों को उस महाप्राण से सुपरचार्ज कर लिया। तब एक बार पूरा मूवमेंट आपको बताता हूं। यहां तक आए चक्रों को इंटीग्रेट करके। अब तो डिवाइन एनर्जी को सुषुम्ना में, सेंट्रल चैनल में जहां चक्र स्थित है, वहां पे मैंने उसको खींचा। ऐसे करके हम लोग 7 बार करते हैं, 7 चक्रों के लिए, ठीक है। चलिए, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को थोड़ा सीधा रखिए ताकि एनर्जी का मूवमेंट फ्री हो, है ना। आप पाइप को मोड़ देंगे तो पानी नहीं आएगा ना। तो ऐसे सबसे पहले योग की अवस्था होती है, ध्यान की अवस्था। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर सीधा, टेंशन नहीं।
दाईं हथेली गोदी में, कल्पना कीजिए कि आपके मूलाधार की ओर पॉइंट कर रही है। बाईं हथेली को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, ठीक है। हथेली को ऊपर की ओर खुला रखना है गोदी में, दाईं हथेली को। अब सबसे पहले शरीर को स्थिर कर लीजिए, शरीर को थोड़ा आगे पीछे कीजिए, साइड पे कीजिए, और सेंटर लाइन को अपना ढूंढ लीजिए कहां पे वो एकदम स्थिर बैठता है। ठीक है, अब धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और शरीर को एक मूर्ति की भांति स्थिर कर लीजिए कि एकदम स्थिर और शांत हो गया है। शरीर में कोई अनावश्यक हलचल नहीं, पूरा शरीर मूर्ति की भांति एकदम स्थिर और शांत होकर के बैठा है। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो प्राण की गति भी धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, एक लय में आ जाती है। शरीर की स्थिरता का अनुभव करते हुए अब सजगता को श्वास पर लाइए। अब आपकी श्वास की गति को अनुभव कीजिए। अब पूरी सजगता के साथ श्वास को एक लय में, एक ताल में, लंबी गहरी श्वास लेने छोड़ने का अभ्यास शुरू कीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि पूरा शरीर श्वास ले रहा है, पूरा शरीर श्वास छोड़ रहा है। श्वास की भी अपनी एक महत्वपूर्ण खासियत है। आप श्वास लेते हैं तो उसको अंदर रोक करके नहीं रख सकते, श्वास छोड़ते तो उसको बाहर रोक करके नहीं रख सकते। श्वास लेना है के साथ उसको एक लय और ताल में रखिए। मन अगर इधर उधर कहीं भटकता है तो उसको फिर से धीरे से श्वास पर ले आइए। श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर निकल रही है। ध्वनि ना हो, केवल एक हल्का सा हिजिंग साउंड रहे जो आपको नासिका में अनुभव हो। और उसका निचला हिस्सा मूलाधार में, जो कि पेल्विक फ्लोर में, और ये एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक सिंपल कल्पना। और इस सुषुम्ना के अंदर 7 चक्र स्थित है। नीचे मूलाधार, उससे थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान, थोड़ा ऊपर नाभि के आसपास आते हैं तो मणिपुर, छाती के बीचों बीच अनाहत, कंठ के स्थान में विशुद्धि, दोनों भ्रू मध्य के बीच में आज्ञा, और सिर के एकदम ऊपरी स्थान में सहस्रार। अब हम लोग प्राण शक्ति को थोड़ा सा जागृत करते हुए, जैसे फूल को एक धागे से पिरो करके एक माला बना सकते हैं, गूंथ सकते हैं, वैसे ही वो गोल्डन लाइट को, प्रकाश की किरण को मूलाधार से शुरू होते हुए सहस्रार तक सभी चक्रों को इंटीग्रेट करते हुए, अलाइन करते हुए, सहस्रार पे पहुंचने पे अपने हाथ को सिर के थोड़ा सा साइड पे ले आइए, जैसे सहस्रार चक्र खुल रहा है। और फिर तेजी से श्वास लेते हुए, जैसे ब्रह्मांडीय शक्ति को, हीलिंग एनर्जी को, डिवाइन ग्रेस, अनुग्रह को, कृपा को एक प्रकाश के रूप में तेजी से पूरे सुषुम्ना में, जैसे फ्लडिंग के रूप में, बाढ़ के रूप में वो गोल्डन लाइट। अब तेजी से श्वास लेते हो, उसको अंदर लीजिए, फिर से
पूरी सजगता से श्वास लेते हुए कल्पना कीजिए कि गोल्डन लाइट, हीलिंग एनर्जी सुषुम्ना में एंटर करके पूरे चक्र को एक्टिवेट कर रही, हीलिंग दे रही है, एनर्जाइज कर रही है। अब अपने दाएं हाथ को भी चिन्ह मुद्रा में अपने दाएं घुटने पे या जांघ पे रख लीजिए और ध्यान की इस अवस्था में आंख बंद करके बैठे रहिए। स्थान, वातावरण, समय के प्रति सजग होइए। इस समय आप इस स्थान पर हैं, शरीर भी यहीं पे है, प्राण भी यहीं पे है और मन भी यहीं पे है भी। अब दोनों हाथ को प्रणाम मुद्रा में छाती के पास ले आइए। 3 बार ओम उच्चारण करके ओम शांति करके हम लोग अभ्यास समाप्त करेंगे। मन में आभार का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए उन सभी योगियों के प्रति, ऋषियों के प्रति जिन्होंने हमको एक ऐसी महान विद्या, योग विद्या के रूप में दी है, जो हमारे जीवन के यात्रा को एक आध्यात्मिक यात्रा, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को अच्छे से बैलेंस करने का एक मार्ग किया है। उन ऋषियों, योगियों के प्रति आभार। 3 ओम उच्चारण और ओम शांति से श्वास लीजिए। शांति शांति हरिओम हरिओम तत्सत। दोनों हाथ की हथेली को रगड़ करके गर्म कीजिए, उसको बंद आंखों पे रखिए और बंद आंखों के पीछे आपको जो भी दिखाई देता है उसके प्रति सजग बनिए। कभी प्रकाश, कभी कोई कलर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, पैटर्न, कुछ भी दिख सकता है उसके प्रति सजग बनिए। और फिर धीरे से हाथों को नीचे रख करके चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए आंखों को खोल लीजिए। हरिओम। कितने लोगों को अंदर प्रकाश जैसा कुछ दिख रहा है, हल्का सा अंधकार, एकदम गहरा अंधकार? कोई ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, ऐसा कुछ? स्क्वायर। कलर, कोई पर्टिकुलर कलर? नहीं। डार्क ग्रे। जो आपको कलर दिख रहा है ना अंदर, डार्क ग्रे, ब्लैक, इसका मतलब प्राण का एंट्री थोड़ा सुषुम्ना में हुआ। सुषुम्ना का जो नेचुरल कलर वो एकदम डार्कनेस है, तामसिक। उसके अंदर फिर वज्र नाड़ी होती है, वो थोड़ी राजसिक, तो रेड होता है, कुछ कलर इमेजेस दिखते हैं। फिर उसके अंदर चित्र है तो कुछ इमेजेस दिखते हैं। और ब्रह्म में चले गए तो एकदम चक्र दिखाई देने लगेंगे। मन थोड़ा शांत लगा, एनर्जी आ गई केवल ओम उच्चारण करने से। तो आपको 2 अभ्यास बताए हैबिट डालने के लिए, मॉर्निंग इवनिंग वाला, उठने पे और सोने के पहले, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए दिन में किसी ऐसे समय। एक तो होता है ब्रेकफास्ट के पहले, दूसरा होता है डिनर के पहले। उस समय आप ये ओम उच्चारण वाला अभ्यास कर लीजिए। धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो तामसिक प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है, आपका बैलेंस होते जा रहा है और सत्व इंक्रीज होगा। तो अपने से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम और एक आंतरिक जॉय मतलब आनंद का अनुभव रहेगा। तो आज लंबी यात्रा रही सत्संग की, और डॉक्टर अनिल के आ जाने से और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो 2 डायमेंशन का बैलेंस रहता है, मेडिकल और स्पिरिचुअल। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग तो 10, सवा 10 बजे से आगे और पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि आपका सजगता का अच्छा फोकस रहा। तो हरिओम। और इतना बढ़िया हॉल डॉक्टर अनिल ने बनाया, उसके लिए उनको धन्यवाद।
क्योंकि ये हॉस्पिटल ही बना करके इसको भी यूज कर सकते हैं। इनके मन में है कि समाज में कुछ अच्छा करना, तो इतना बढ़िया हॉल बनाए, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग भी समाज में हैं जो समझ रहे हैं इन चीजों को, और आप भी आगे आने वाले समय में टॉर्च बियरर बनने वाले हैं, क्योंकि समाज जिस तरीके से चल रहा है बहुत कुछ दुख सफरिंग आने वाली है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत है जो रास्ता दिखा सके। जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि हथौड़ा कहाँ मारना है तो कुछ ही लोगों को पता होता है, ऐसे ही पेशेंट भी जब हमारे पास भी आते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक लेटर लिखने का, एक पेन चलाने का 1000 रुपये ले रहे हैं, 2000 रुपये ले रहे हैं। तो हम भी बोलते हैं ये लीजिए बुक, ये लीजिए, सब लिख लीजिए, आप ही पेन लीजिए। बोले नहीं सर उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो बुक ले लीजिए, पढ़ लीजिए, 6 साल पढ़ लीजिए। हाँ 6 साल पढ़ लीजिए। सर उसके लिए तो सीखना पड़ेगा, तो चलिए हम आपको ट्रेनिंग भी दे देते हैं। तब उसको समझ में आता है कि हाँ कितना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि योग की जो विज्ञान है वो भी YouTube से नहीं सीखा जा सकता। किसी भी चीज को अगर सीखना है तो ये जो जानकारी का बाढ़ आ गया है उससे बचिए। प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर डाली जा रही है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर करेंगे कैसे, ये होगा कैसे? कुछ नहीं, आप 3 दिन इसको बंद करके अलग जगह पर रख दीजिए, आप जागृत हो जाओगे, आप अपने आप जागृत हो जाओगे। सुला ये रहा है हमें, क्योंकि ये जानकारी इतना जो अंदर जा रही है ना, ये मेंटल डायरिया पैदा कर रही है, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर रही है, मेंटल डाइट, ये बंद कर दीजिए। और जो स्वामी जी ने 2 अभ्यास बताए 3 दिन करके देख लीजिए, आप एनलाइटन हो जाओगे, जागृत हो जाओगे कि आप अपने आप को बोलोगे यार मैं क्या कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, जितनी देर आप इसमें रील्स देखते हैं, जितना देर इसमें कंटेंट देखते हैं, उतनी देर आपका आज्ञा चक्र डाउन चला जाता है। तो बस आज को और कुछ नहीं कहना है, बस अब आगे करना है। थैंक यू वेरी मच।